चलिए दोस्त, आज समझने वाले अपने इस वीडियो का सेकंड पार्ट। याद रहे ये वीडियो सीबीएसई वाले जो बच्चे सीबीएसई के अंदर है उनका सेकंड चैप्टर भी है प्लस 4 चैप्टर भी है। बहुत बड़ा वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए और डीपली समझा रहा हूँ। प्लस जो बच्चे एनआईओएस के अंदर हैं उनका ये चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का होने वाला है। इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट पहले ही आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सेकंड वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिसकी लिंक नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इससे पहले ये समझते हैं कि हमने पहले पार्ट में क्या देखा था। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि 6th सेंचुरी, जिसमें कई सारे सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चेंजेस तो आए, साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य का राइज हुआ। लेकिन हमने ये देखा था कि सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, उसके बाद के एज में हमारा वैदिक एज आया, वैदिक एज के बाद हमारा लेटर वैदिक एज आया और इसमें एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी और इंसान स्टेबल होना स्टार्ट हो गया था, एक जगह बसना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण से बड़े बड़े क्या हुआ स्टेट बन गए। और उन्हीं स्टेट को, जिनको आज हम स्टेट कहते हैं, उस समय जनपद कहा गया। इनको कहा गया जनपद कहा गया। और इन सभी जनपदों में से कुछ बड़े बड़े जनपद निकले जिनको महाजनपद किया गया, जैसे मगध हो गया, आपका अवंती हो गया, बज्जी हो गया, कौशल हो गया। ये सब बहुत बड़े बड़े आपके महाजनपद कहलाए, जिनमें सबसे बड़ा आपका मगध कहलाया। कौन सा? मगध हुआ। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने अपनी फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। और ये स्टार्टिंग में नहीं हो गया था आपका हरियाणा का, यानी कि ईस्ट के आपके ये जो पार्ट है ना आपका इधर वेस्टर्न यूपी के अंदर था। वेस्टर्न यूपी से आपका ईस्टर्न यूपी में आ गया, ईस्टर्न यूपी से आपका बिहार में, यानी कि बिहार जिसको हम पहले मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और इस तरीके से आपका मगध एम्पायर यानी कि मौर्य एम्पायर बहुत बड़े साम्राज्य में फैला। देखो, मगध में सिर्फ ये नहीं है कि मगध में सिर्फ बिहारी आता है, मगध में आपका झारखंड, उड़ीसा, इधर आपका मध्य प्रदेश का पार्ट, इधर आपका यूपी का पार्ट, सबके सब ये दोस्तों मगध ही हुआ करता था। तो इस तरीके से खत्म हो जाता है यहाँ पे। और मौर्य एम्पायर में आपका चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले सम्राट बने। अशोक महान सम्राट कहलाए, ग्रेट सम्राट, ग्रेट लीडर आप कह सकते हो वहाँ के, है ना। इसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की थी हमने। एग्रीकल्चर यहाँ पे क्यों हो पाया था? क्यों यहाँ पे प्लोस्फेयर की यहाँ पे खोज हुई, काफ़ी सारे यहाँ पे लोहे के यानी कि आयरन की डिस्कवर से ये हो गया कि हर यहाँ पे मगध के लोगों ने मतलब कि जंगलों को साफ कर करके खेती करनी स्टार्ट कर दी। एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी हुआ। साथ साथ यहाँ के लोगों में समृद्धि आई। समृद्धि मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को डेवलप किया इस समय। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि इन सभी के बारे में पता कहाँ से चलता है, वो है हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो टेक्स्ट है, क्योंकि 6th सेंचुरी में ही आपके जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है इनका भी राइज हुआ है। ठीक है दोस्त, और इसी समय जो इनके जो टेक्स्ट रहे, जैसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए, श्रीलंका में कुछ ग्रंथ पाए गए, दीपवंश, महावंश, वो ग्रंथ हो गए, जितने भी ग्रंथ रहे ना आपका बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो गए, है ना, फिर आपके जैनिज्म के जितने भी ग्रंथ हो गए, ये सभी ग्रंथ हमारे जो हिस्ट्री है उसको जानने में हमारी हेल्प करती है, वो खासकर 6th सेंचुरी की, है ना। और जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही है, दोनों के अपने टेक्स्ट रहे हैं। और जैसे कि हमने ये देखा था कि जो हिस्ट्री को जानने के 2 सोर्स है यहाँ पे, लिटरेरी सोर्स एंड आपका आर्कियोलॉजी सोर्स। लिटरेरी में आपके सारे ग्रंथ और पुस्तक आते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट में क्या आते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल में आपके जो भी पुराने चीज़ें हमें जो भी उस समय जो लोग यूज क्या करते थे, जो हमें मिला है उसी से हमें जानते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। रिकॉर्ड्स हमारे अभिलेख होते हैं जो कि पत्थर और कठोर चीज़ों पर, सॉलिड चीज़ों पर खुदवाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला हमारा जो स्क्रिप्ट रहा वो ब्राह्मी लिपि रहा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट रहा, जिसको जेम्स प्रिसेम्प ने ही सबसे पहले 1836 में ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। और उसके बाद भारत के तमाम लैंग्वेज आए, वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, मराठा हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मलयालम हो, इन सब का डेवलप या इन सब का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, जिसको हम बाईं से दाईं ओर लिखते थे। इसके बाद आपका खरोष्ठी लिपि है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको अभी तक पढ़ने में कोई सफलता नहीं पा पाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये पाकिस्तान जैसे कि लाहौर वगैरह इलाके में ये खरोष्ठी लिपि हुआ करता था, तो वहाँ के लोगों ने इसको पढ़ने में सफलता पा ली थी, ऐसा भी कहा जाता है। एंड कोइन से भी हम जानते हैं उस समय के इतिहास के बारे में। कोइंस के ऊपर राजाओं के साथ साथ एनिमल्स एंड आज के देवी देवताओं के भी चित्र मिलते हैं हमें, है ना, पिक्चर मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का जैसा राइज हुआ, हमने ये भी देखा था क्या क्या मेन रीज़न थे क्यों राइज हुआ था। उस समय ब्राह्मणों का बढ़ता वर्चस्व, हेजेमनी, जिसके कारण से घोर आडंबर बढ़ चुका था, अंधविश्वास हो गया था। और इन दोनों ही बौद्ध धर्म, जैन धर्मों ने ब्राह्मणों का विरोध किया और ये बताया लोगों को
कि समाज के अंदर ये सब बातें मतलब कि अनर्थ और बहुत बेकार की बातें हैं। जैसा कि है ना, ये चारों वर्णों में बांट देना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब का कठोर विरोध किया इन दोनों धर्मों ने, और लोग खुश भी हुए, और जिससे लोगों ने बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपनाना स्टार्ट किया, और यहाँ तक तो बौद्ध धर्म विश्व के तमाम कंट्रीज में भी फैलना स्टार्ट हुआ। यहाँ तक हमने ये देखा था, है ना। और इसके बाद हमने ये देखा कि बौद्ध धर्म के कौन से हैं, यहाँ पे त्रिपिटक हो गए, है ना, त्रिपिटक हो गए इसके, किसके, बौद्ध धर्म के, एंड त्रिरत्न हो गए आपके किसके, जैन धर्म के, त्रिरत्न, ठीक है। तो त्रिरत्न हो गया आपके जैन धर्म के ग्रंथ, जिसमें आपके ग्रंथ क्या मतलब जो इनके सिद्धांत टीचिंग्स रहे वो सब हमने इसमें देख लिया। और इसके बाद हम आते हैं अपना ये लास्ट में 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गए थे, फिर महाजनपद की हमने बात कर ली थी। यहाँ पे ये आपका रह गया था फर्स्ट वीडियो में ही, देखो मैंने फटाफट रिकवर करवाया ताकि आप सबको याद रहे। अब हमने ये फर्स्ट वीडियो में देख लिया था इन सब चीज़ों के बारे में, और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि अब हम सेकंड वीडियो में बात करने वाले हैं द 16 महाजनपदास, यानी कि हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में 16 महाजनपदों की बात करेंगे हम। अब ये 16 महाजनपद कैसे इसका विकास हुआ, क्यों इसका विकास हुआ, इस पर कौन कौन से डायनेस्टी ने राज किया है, एंड में जाके मौर्य एम्पायर क्यों डिक्लाइन हो गया, क्यों पतन हो गया उसका, इन सब पे बात करेंगे। चलिए जानते हैं पहले द 16 महाजनपद। यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कब, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को मैं डीपली समझाने वाला हूँ। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ सभी को। सबसे पहले बात करने वाले हम किसकी, द 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की बात करेंगे हम। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 6th सेंचुरी की, यानी कि ये 6th सेंचुरी BC की बात हो रही है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। अब इसमें क्या हुआ था, देखो इस काल के अंदर काफी सारे सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस चेंजेस आए। सोशल समाज के अंदर देखा था हमने किस तरह कैटेगरीज में बढ़ गए थे लोग, ये देखा था हमने इकोनॉमिक्स में किस तरीके से बहुत तेजी से ट्रेड भी होने लग गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का क्रॉप ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, बहुत तेजी से भी हुआ, है ना। मौर्य साम्राज्य के ट्रेड रिलेशन रोमन साम्राज्य से भी हुआ करते थे। एंड रिलीजन में हमने देखा था कैसे किस तरीके से बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ, और इसके अलावा भी लगभग 62, पीछे सुनना भाई, 62 पंथों का भी उदय हुआ था इस समय। पंथ जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको पंथ कहा जाता है, जैसे कबीर पंथ वगैरह आज हम जानते नहीं है कबीर पंथ, वैसे उस समय भी काफी सारे पंथों का भी उदय हुआ था जिनमें लगभग 62 थे। तो इस तरीके से सोशल इकोनॉमिक चेंजेस तो आए, धार्मिक चेंजेस तो आए इस युग के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुआ इसी एज में। कब, 6th सेंचुरी BC में। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, कौन सा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। अब तक हमने देखा था कि सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, एंड सबसे बड़ी बात है इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपिंग हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है इस 6th सेंचुरी BC के अंदर, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर। अब कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, चलिए सबसे पहले जानते हैं। द लेटर वैदिक पीरियड में हमने ये देखा था कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर बहुत तेजी से होने लग गया था, खेतीबाड़ी बहुत तेजी से होने लग गया था, जिसके कारण से लोग खेतीबाड़ी करने के लिए एक ही जगह पे परमानेंट सेटलमेंट हो रहे थे। क्या हो रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट्स का मतलब होता है स्थायी, एक ही जगह पे स्थायी रूप से रहना। और इसके बाद क्या हो गया, फाउंडेशन ऑफ जनपद, जहां पे भी एक जगह पे वो रह गए तो ग्रुप्स बन गया लोगों का, जिसके कारण से जन मतलब लोग, पद मतलब बसना, जन मतलब लोग और पद मतलब बसना। एक जगह पे जब लोग बस गए उसी को हमने जनपद का नाम दे दिया। जनपद का मतलब हम आज बताएं तो टेरिटोरियल स्टेट्स का मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, टेरिटोरियल मतलब भूमि, स्टेट है ना जहाँ पे भाई पूरी भूमि है, तो जहाँ पे लोग रहने स्टार्ट हो गए उसी को जनपद का नाम दे दिया, जिसको हम सिंपल स्टेट कह सकते हैं। आज क्लियर हो जाता है। ये जनपद अपने आप में काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, और जिसमें से जैसे कि टोटल 16 महाजनपद थे, टोटल क्या थे, 16 जनपद थे, है ना। और इनमें से भी कुछ बहुत बड़े बड़े थे जिनको महाजनपद का नाम दिया गया था। ठीक है, अभी बात करेंगे हम, तो समझ में आ गया जनपद किसे कहते हैं। कृषि स्थायी होने लग गई थी, जब कृषि होने लग गया तो लोग स्थायी एक जगह पे परमानेंट रहने लग गए। उसी के बाद क्या हुआ, जहाँ पे वो रहने स्टार्ट हो गए, भारत के नॉर्थ का इलाका काफी हुआ करता था, नॉर्थ का पार्ट पूरा था, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, जिसमें पूरा आपका मगध भी शामिल था, सबसे बड़ा एम्पायर बना वो उसके बाद वो। और इसी से स्थायी जब परमानेंट वो रहने स्टार्ट हो गए, तो जहाँ पे वो रहने स्टार्ट हो गए उसी से क्या हुआ, जहाँ पे वो रहने वो स्टार्ट हो गए परमानेंट, जहाँ पे वो बस गए वही आपका जनपद कहलाया। जहाँ पे परमानेंट रहने स्टार्ट हो गए, जन और पद यानी कि जनपद कहलाया, यानी कि टेरिटोरियल स्टेट्स कहलाया।
ठीक है, जहां पे क्या होता था, अंडर द कंट्रोलिंग ऑफ द किंग, जहां पे राजाओं का शासन हुआ करता था। शिफ्टेड फ्रॉम वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। मैंने आपको ये पहले बता दिया है। सबसे पहले ये यूपी के वेस्ट वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ करता था, है ना। उसके बाद भाई आपके इधर वाले पार्ट यानी कि यूपी के ईस्ट वाले पार्ट में शिफ्टेड हुआ। उसके बाद आपका ये पूरा बिहार कवर हो गया। कौन सा पार्ट कवर हो गया, बिहार, जिसको हम मगध और इसके कैपिटल पाटलिपुत्र और राजगा जिसको आज राजगीर कहते हैं। मगध के 2 राजधानी हुआ करते थे, पाटलिपुत्र और राजगा। क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये तो टोटल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में काफी दमदार है, अच्छे से समझना इस टॉपिक को। इसके बाद आता है फर्टाइल। देखो ये क्या था ना, ये जितनी भी आपको मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ पे काफी फर्टाइल थी। फर्टाइल मतलब काफी उपजाऊ थी, और उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और इसी के साथ साथ रिवर सिस्टम भी बहुत तगड़ा था। मगध गंगा और सोन नदियों के संगम पे स्थित था भाई, जिसके कारण से इसकी भूमि काफ़ी क्या थी, फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। वो भूमि उपजाऊ थी, क्रॉप्स बड़ी मात्रा में हुआ करता था। इसी समय भाई जब ये सारी बात चल रही है, सोन नदी गंगा नदी के आसपास होने के कारण भी और नदियों से घिरा होने के कारण भी कई बार यूरोपियन और यूनान से भाई आपको पता होगा सिकंदर आया था भारत पर अटैक और कब्जा करने के लिए। लेकिन इन सभी कारणों की वजह से वो भारत पर अटैक नहीं, कब्जा छोड़ो, भारत पे आंख उठा के देख भी नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत अच्छा सबक सिखाया, दुम दहला के पीछे से ही भाग पड़ा वो। ठीक है, तो इसी वजह से एंड सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये इतना शक्तिशाली बन कैसे पाया, क्यों, क्योंकि आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स, ये आपका जो है ना मगध में झारखंड, राजगा लोहे की खदानें हैं, झारखंड में कोयले की खदानें हैं, जिसके कारण से इनको सबसे ज़्यादा लोहे मिल पाए। लोहे से ये टूल्स बनाते, हथियार बनाते, वेपन्स बनाते। क्या हुआ, फिर से सुनना भाई। सबसे बड़ी बात तो फर्टाइल भूमि है ना, रेनफॉल अच्छी होती है एंड इसके वजह से रिवर सिस्टम यहाँ पे है। एंड सबसे बड़ी बात ये आयरन का प्रोडक्शन का सेंटर भी रहा, जिसके कारण से इनको लोहे मिल पाया, यानी कि द यूज ऑफ बेटर आयरन टूल्स एंड वेपन्स। ये काफ़ी अच्छे लोहे का यूज करके ये आयरन्स और वेपन्स यानी कि कैसे तो टूल्स बना लिया करते थे, जिससे को ये यूज एग्रीकल्चर में और अपनों को सुरक्षित करने में, यानी कि सेनाओं के हथियार बनाने में भी यूज़ किया करते थे। साथ ही साथ बिकम वेरी लार्ज, यानी कि ये जितने भी हम देख रहे हैं, ये आपका ये पूरा जो महाजनपद है टोटल 16 जो है, अपने आप में ही काफ़ी बड़े बड़े हुए, बहुत बड़े बड़े हुए, है ना। और इसी कारण से इनको महाजनपद का नाम दिया गया। मैंने आपको बता दिया, ये अपने आप में ही भारत में तो बहुत सारे स्टेट हैं, देखो बहुत सारे हैं, लेकिन ये टोटल जो 16 हम पढ़े ना, 16 ये जो 16 है, ये काफ़ी बहुत बड़े बड़े हुए। ठीक है, जिसके कारण से इन सभी 16 को ही महाजनपद कहते हैं। लेकिन इन सभी 16 में से 4-5 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, जैसे कि आपका अवंती हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, बज्जी हो गया, कुरु हो गया, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और औरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ये बड़े रहे। क्यों, अब एक चीज़ और याद रखना, जितने भी मैंने आपको ये 16 बताई, 16 बताए, ये 16 के 16 जनपद यानी कि महाजनपद अब तो बड़े हैं भाई, ये इनके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। और सबसे बड़ी बात मगध के पास, इसलिए मगध शक्तिशाली बन पाया। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जितने भी 16 महाजनपद है आपस में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 16 में से चाहते हैं सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाना, 16 में से सब चाहते हैं अपने आप को शक्तिशाली पावरफुल बनाना। इसलिए सबसे बड़ी बात, मगध के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में शासन एक साम्राज्य खड़ा कर पाया और नंद यानी घनानंद को हराकर, नंद वंश को हराकर, समझेंगे ये घनानंद, नंद वंश, नंदा डायनेस्टी कौन थी, कैसे राज कर रहा है यहाँ पे, ये सब जानेंगे हम। ये आपका टोटल रहा है इंट्रोडक्शन का पार्ट। एग्रीकल्चर के कारण लोग सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट हो चुके थे और यहीं पे यानी कि आयरन का सेंटर हुआ करता था आपका ये मगध, आपका पूरे महाजनपदों में मगध, जिसके कारण से मगध ही सबसे शक्तिशाली बन पाया। और ये 16 के 16 जो भी महाजनपद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 16 टोटल 16 जो महाजनपद रहे, वो सब के सब आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, फुल फाइटिंग चलती थी, वॉर चलते थे इसमें। क्यों कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन, जो सबसे शक्तिशाली वो पूरे भारत पे राज करेगा, जिसमें से सबसे शक्तिशाली आपका मगध बनकर आया। कौन, मगध बनकर आया। अभी हम मगध बन के कैसे उभर पाया इसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये था आपका टोटल 16 महाजनपद। इस तरीके से आपका 16 महाजनपद की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो किस तरीके से ये महाजनपद बने, स्टार्टिंग से हमने सारे फेसेस देख लिए, है ना। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे कृषि में स्थायीपन आ गया, यानी कि लोग स्थायी रहने स्टार्ट हो गए, तो जनपद बनने अपने आप ही स्टार्ट हो गया, लोग बसने स्टार्ट हो गए, एक जगह सेटलमेंट होने स्टार्ट हो गए, है ना। इसके बाद ही वो
एक जगह जनपद बन गई, जनपद से जो जो बड़े बड़े यानी कि टोटल 16 बने, वही 16 हमारे महाजनपद कहलाए। उनमें से भी काफ़ी ताकतवर जो निकले वो काफ़ी मतलब क्या सकते पूरे भारत में उनका राज रहा, जिसमें आपका मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब इन सभी के बारे में हमें पता कहाँ चल रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि 6th सेंचुरी के इतिहास के बारे में हमें किससे पता चलता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के जो भी टेक्स्ट रहे, जो ग्रंथ रहे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उन्हीं से पता चलता है। चलिए एक बार हम जानते हैं द लिस्ट ऑफ दीज 16 महाजनपद। तो जितने भी 16 जो मैं आपको महाजनपद यहाँ बता रहा हूँ, इन 16 महाजनपद की अपनी एक कैपिटल भी हुआ करती थी। साथ ही ये भी बताऊँगा आपको कि आज इनको किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अंग, जिनको हम जो इसकी जो कैपिटल थी वो चंपा थी, मगध जिसका आपको राजगीर वगैरह हो गया है ना, जिसको हम राजगा पहले कहा करते थे, एंड पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल हुआ करती थी। देखो तो अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, काशी मतलब पता ना आज जिसको हम बनारस वगैरह के नाम से जानते हैं, काशी आपका हो गया, काशी हो गया, वत्स हो गया, कौशल हो गया, सुरसेन हो गया, पंचाल हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, है ना। इसके बाद आपको और दिखा देता हूँ मैं, चेदी हो गया, अवंती हो गया, गंधार हो गया, कंबोज हो गया, अस्माका हो गया, बज्जी हो गया, मल्ल हो गया आपका। तो ये सब आपके हो गए कौन से, टोटल 16 महाजनपद हो गए। फिर से बता रहा हूँ, सारे नाम याद रखने आपको जरूरी नहीं है, लेकिन 1 से लेके 7 तक नाम रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। 1 से लेके 7 तक नाम जरूर रखना, याद रखना। 1 से लेके 7 तक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुरु, मत्स्य आते हैं, चेदी आते हैं, अवंती का नाम भी याद रहना चाहिए, गंधार, कंबोज, अस्माका, बज्जी और माला। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी है बहुत याद करने में, ये ऐसी बड़ी बात भी नहीं है ना। अंग का चंपा हो गया, मगध का राजगीर, गिरिराज जिसको भी कहते थे हम, राजगा भी कहा जाता था, जिसको आज हम राजगीर कह रहे हैं, है ना। उसी को पहले हम राजगा के नाम से भी जानते थे। काशी के काशी, वत्स का है ना कौशाम्बी हुआ करता था, कौशल का श्रावस्ती हुआ करता था, सुरसेन का मथुरा हुआ करता था, पंचाल का इधर आपका अचिंतरा एंड कंपीला हुआ करता था, है ना। कुरु का आपका इंद्रप्रस्थ नाम सुना ही भाई आपने, मत्स्य का आपका विराटनगर हुआ करता था, चेदी का आपका सोदी बस्ती यानी कि बंदा हुआ करता था, अवंती का आपका उज्जैन हुआ करता था, गंधार का तक्षशिला महाविद्यालय हुआ करता था, कंबोज का आपका पुंचा हुआ करता था, अस्माका का आपका परिस्थन एंड बज्जी का आपका वैशाली और मल का आपका कुशीनारा, कौन था, कुशीनारा आपका हुआ करता था। तो ये सारे आपके हो गए टोटल 16 महाजनपद और इनके कैपिटल। साथ ही इनको आज किस नाम से जाना जाता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इधर आपका अंक आपका जो चंपा है, चंपा का मुंगेर आप नाम सुना होगा, है ना, भागलपुर के अंदर है, उस नाम से जाना जाता है। एंड आपका ये जो पूरा एरिया है वो गया और पटना के आसपास के एरिया में आते हैं। काशी जिसको बनारस कहते हैं, कौशाम्बी इलाहाबाद में आता है भाई, है ना। आपका श्रावस्ती जो ईस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश का पार्ट है आपका, मथुरा ही कहते हैं हम। ये चतर इसको वेस्टर्न यूपी में पार्ट में माना जाता है, स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है वेस्टर्न यूपी के अंदर। ये प्लस आपका जो मेरठ का पार्ट आता है, कह सकते हो इसका पार्ट थोड़ा हरियाणा में चला जाता है। एंड विराटनगर आपका जयपुर में आता है, मंदा आपका बुंदेलखंड में आता है ना। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश एंड मालवा में आता है। इधर आपका तक्षशिला हो गया, रावलपिंडी में आता है, रावलपिंडी यानी कि पंजाब का पार्ट हो जाता है आपका। ये कंबोज की यानी पूछना, ये आपका होता है रजौरी के अंदर आता है, हरजना कश्मीर में आ गया आपका, ठीक है। पैथान आपका बैंक ऑफ गोदावरी एंड वैशाली आपका वैशाली आजी भाई इसको यही कहा जाता है। एंड कुशीनारा आपका आता है यूपी के पार्ट आता है, दियोरिया एक यूपी के अंदर है, वहाँ पे इसका पार्ट आता है। तो ये टोटल ये 16 जो महाजनपद है, ये पता क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सिलेबस में जितना नाम दिएगा 2-4 नाम पढ़ के छोड़ देते हैं। आपको टोटल नाम बेशक आप याद मत करो, लेकिन आप अपने एक बार कानों को सुना दो, कभी एक भी नाम सुनोगे पता चल जाएगा, हाँ भाई अरे ये तो 16 महाजनपद है, क्लियर हो जाता है। तो ये आपके टोटल है 16 महाजनपद। आप यहाँ पे देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट, चलिए देख लिया आपने, क्लियर हो जाता है। तो ये है टोटल लिस्ट 16 महाजनपद के, लिस्ट भी देख लिया हमने। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ महाजनपद। सब हम बात करेंगे फीचर्स क्या क्या है, यानी कि महाजनपद के विशिष्ट अभिलक्षण। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं हिंदी में बताता चलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखना थोड़ा हमारे लिए बेहतर और सुविधाजनक होता है ना। हम बात करेंगे जो 16 महाजनपद है उनके क्या विशिष्ट अभिलक्षण, किसकी बात करेंगे, विशिष्ट अभिलक्षण। और अभिलक्षण का मतलब क्या होता है, अभिलक्षण का मतलब होता है विशेषता, है ना। फीचर्स की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, फीचर्स की। यानी कि ये जो महाजनपद है इनकी खास बात क्या है,
क्या इनकी खास बात क्या है जिसके कारण से इनको हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रूल्स की बात करेंगे यहाँ पे कि जितने भी आपके 16 महाजनपद है उनमें कौन कौन से रूल्स हुआ करते थे। या तो वो 2 ही रूल हैं मेनली, है ना, या तो वो रिपब्लिकन होगा या तो वो रिपब्लिक होगा या तो वो मोनार्की होगा। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे शासन हुआ करता था। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम सम ऑफ द 16 महाजनपदास पर रिपब्लिक, यानी कि कुछ 16 में से कुछ रिपब्लिक हुआ करते थे और कुछ जहाँ पे मोनार्की शासन हुआ करता था। अब अंतर डिफरेंस जानते हैं हम दोनों में, पर रिपब्लिक में और मोनार्की में। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे जो देश का, यानी कि जो उस स्टेट का जो रूलर है, जो शासक है, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा। क्लियर हो जाता है, यानी कि जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा वो, ठीक है, जिसको जनता खुद चुनकर अपने ऊपर शासन करने के लिए भेजती है, जैसे कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एंड इसके बाद बात आती है मोनार्की। मोनार्कीज में क्या होता है, मोनार्की के अंदर कोई भी चुनाव यानी कि इलेक्शन नहीं होते। वहाँ पे क्या होता है, मोनार्की में होता है हायरार्की सिस्टम, यानी कि वंशानुगत हायरार्की सिस्टम। इसमें क्या होता है, बाप मर गया तो उसका बेटा, बेटा मर गया तो उसका बेटा, बेटा मर गया तो उसका बेटा, यानी कि चैन सीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। तो रिपब्लिक में जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल, एंड मोनार्की में राजाओं का शासन होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जनता का शासन, मोनार्की में राजाओं का शासन। क्लियर हो जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं अब हम। बज्जी व रिपब्लिक्स ऑफ कुरु, यानी अब कुछ नाम बता रहा हूँ मैं जहाँ पे रिपब्लिक हुआ कर, जैसे बज्जी हो गया, कुरु हो गया, सुरसेन हो गया, है ना। ये सारे जो भी देखा भी हमने, इसमें से कुछ फेमस रिपब्लिक थे। एंड मगध, वत्स, अवंती एंड कौशल, ये जो नाम देख पता है मैंने आपको 4, ये चारों ही क्या हुआ करते थे, मोनार्कीज यहाँ पे हुआ करता था। जिसमें चारों में से सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध फेमस निकला आपका, वो निकला मगध, जहाँ पे मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, मोनार्की सिस्टम था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आपको उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक आया, और इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे चलता रहा। यानी कि कह सकते हैं कि डायनेस्टी में चल रहा है टोटल ये, है ना। तो क्लियर हो जाता है। रिपब्लिक में कोई भी राजा वाजा नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि बाप मर गया तो बेटा बन जाएगा, बेटा बन जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ पे इलेक्शन होगा पहले, इलेक्शन के बाद जनता जिसको चुन देगी वही वहाँ पे शासन कर सकता है, वही वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो राजा बन जाए, ठीक है, लेकिन जनता ही चुनेगी उसको। ये हो गया आपका रिपब्लिक। एंड मोनार्की में ऐसा नहीं है। मोनार्की सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक ही वंश के, एक ही डायनेस्टी के लोग बनते रहते हैं। पहले बाप बन गया, उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद फिर उसका बेटा, लेकिन महिला नहीं बन सकती, याद रहे। इसको क्या कहते हैं, पितृसत्ता कहते हैं इसको, है ना। है क्या सकते मोनार्की, मोनार्की का मतलब यही होता है कि पैतृक संपत्ति या जो सत्ता है उस पर पैतृक अधिकार होगा, यानी कि पिता का, फिर उसके बाद उसके पुत्र का, बाप का, बेटे का, बेटे का, बेटे का, बेटे का, ऐसे चलता रहेगा पूरा। महिला को अधिकार नहीं मिलता। इसको कहा जाता है यहाँ पे मोनार्की सिस्टम, या कहते हैं पेट्रियार्की सिस्टम। पढ़ा होगा आपने 45 पेट्रियार्की सिस्टम क्या होता है, पितृसत्ता, है ना। यहाँ पे क्लियर हो जाता है दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है, यानी कि लोगों का जो शासन है, रूल्ड इन द रिपब्लिक्स, यानी कि जो रिपब्लिक्स मैंने आपको बताया, जिसमें बज्जी हो गया, आपका कुरु हो गया, सुरसेना हो गया, सुरसेन में, इन सब जब में क्या था, रिपब्लिक्स था, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो शासन करने वाले हैं, वो किसके हैं, यानी कि लोगों का एक समूह है वो जो शासन करता है ना। इन द मोनार्की डायनेस्टी किंग्स रूल्ड, किसका यहाँ पे शासन होता है, जो डायनेस्टिक है, वंशज हैं, उन्हीं का शासन चलता रहता है। इन द रिपब्लिक्स अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज संघ, यानी कि जो रिपब्लिक है वहाँ पे लोगों का समूह संघ कहलाता था। क्या कहलाता था, संघ। संघ मतलब क्या होता है, संगठन, लोगों के समूह को द्वारा बना के जो एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, ठीक है, वो बनता था। एंड ये क्या करते थे, ये सिंपली यूज्ड टू रूल, यानी कि ये सब शासन किया करते थे, ठीक है। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एवरीवन इन द ग्रुप वाज कॉल्ड अ किंग, यानी कि सभी ग्रुप के लोग राजा कहलाते थे। मान लो कोई यहाँ पे शासन कर रहा है, कोई यहाँ पे शासन कर रहा है। मैं आज के इससे एग्जांपल देता हूँ। मान लो भारत के ही अंदर कोई दिल्ली में शासन कर रहा है, कोई बिहार में कर रहा है, कोई उड़ीसा में कर रहा है, कोई झारखंड में कर रहा है, कोई यूपी में कर रहा है, कोई हरियाणा में कर रहा है। तो अलग अलग स्टेट में शासन कर रहे हैं। तो अलग अलग ग्रुप के जो अलग अलग लोगों के ग्रुप है उन पे शासन किया जा रहा है। तो जितने भी स्टेट के, आज के हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तो उस समय जितने भी स्टेट के जो मुखिया थे, जो चीफ हुआ करते थे, उनको राजा कहा जाता था।
क्लियर हो जाता है। अब यूपी का जो मुखिया होगा, आज हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उस समय राजा कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल्ड अ किंग, इनको राजा कहा जाता था। ऑल किंग्स यूज टू परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटीज टुगेदर, जितने भी आपके जो किंग्स हैं वो मिलजुल कर ही धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया करते थे। क्लियर हो जाता है यहाँ पे धार्मिक क्रिया। पहले मैं ये सभी लाइन में धार्मिक की बात क्यों आ रही है सब जगह, क्योंकि पहले धर्म का बोलबाला ज़्यादा हुआ करता था, हर काम में धर्म 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 जरूर होता था, आज भी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ रूल की। अब हम समझते हैं और भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी जानते हैं। चलिए, इन मोस्ट ऑफ द महाजनपद्स द सिस्टम ऑफ मोनार्की वाज प्रेवलेंट। प्रेवलेंट मतलब क्या होता है, द पोजिशन ऑफ द किंग वाज एनेक्स्ड। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो चल रहा है जितना भी जो महाजनपद है जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, उन सभी जगह पे वंशजों का शासन होगा, है ना, वंशज का शासन होगा। पोजीशन ऑफ द किंग वाज एंसेंट्रल कह लो आप, है ना, या पेरेंटल कह लो आप, या हायरार्की कह लो आप। ये वर्ड थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगेगा, हायरार्की सिस्टम। तो हायरार्की मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हायरार्की मतलब होता है जहाँ पे पिता मर गया तो उसके बाद उसका पुत्र राजा बन जाएगा, किंग बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एंसेंट्रल या कह सकते हो हायरार्की सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है ना। एंड जो राजा है वही सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वोच्च हुआ करता था। क्लियर हो जाता है। पहले में क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो महाजनपद थे वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, जहाँ पे जो राजा है उसका सिस्टम एंसेंट्रल यानी कि हायरार्की हुआ करता था। हायरार्की का मतलब होता है जहाँ पे अगर पिता की मृत्यु हो गई, अगर पिता की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका बेटा ही किंग बनेगा, फिर उसका बेटा किंग बनेगा, फिर उसका बेटा किंग बनेगा, ऐसे वाले सिस्टम थी। इसको कहा जाता है हायरार्की, है ना। और जो राजा जो किंग बन रहा है वो सुप्रीम होगा, सभी मिनिस्टर व काउंसिल पे उसी का अधिकार होगा, ठीक है। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द पावर्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द किंग, यानी कि सभी जो पावर थे वो किंग्स के हाथों की मुट्ठी में बंद पड़े थे। जो भी राजा चाहेगा वही होगा, राजा के मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। द पावर्स ऑफ द किंग वर अनलिमिटेड है। अगर डेटा अनलिमिटेड मिल सकता है तो राजा की शक्ति क्यों नहीं हो सकती। तो उस समय क्लियर हो जाता है यहाँ पे, तो राजा की जो शक्ति है वो अनलिमिटेड थी। लेकिन एक बात और याद रहे, इस समय के राजाओं के पास ऐसा क्रूरता की भरमार भी नहीं थी। क्यों, देखते लाइन में। द किंग हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, हैं, एजुकेशन के, एजुकेशन जैसे भी एजुकेशन होता होगा, एजुकेशन के, हेल्थ के, फॉरेन एक्सचेंज के, जितने फॉरेन रिलेशंस के हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, ट्रेड के, है ना, इन सभी डिपार्टमेंट के ऊपर राजा का ही कंट्रोल हुआ करता था ताकि कोई विद्रोह ना कर सके, ठीक है। क्लियर हो जाता है। द किंग वॉज नॉट आर्बिट्रेरी। देखो मैंने आपको बताया ना अभी, किस वैसा उसकी शक्तियाँ अनलिमिटेड है, लेकिन वो क्या है, आर्बिट्रेरी। इसका मतलब क्या होता है, मनमानी। उसके पास मनमानी की शक्ति नहीं है, वो मनमानी नहीं करता, चाह के ही मनमानी नहीं कर पाता था। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राजा पे या राजा को सजेशन दिया करते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि राजा उनकी सजेशन को मानने के लिए मजबूर नहीं था, वह बाध्य बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ है, देयर वाज अ कमिटी। जो भी कमिटी हुआ करती थी, जैसे कि एडवाइजर्स कमिटी, ये सब जो किंग्स हैं उनको असिस्ट यानी कि सलाह दिया करते थे। द किंग वाज नॉट कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया कि किंग जो है ऐसा नहीं है, जो राजा जो है वो कंप्लीट यानी कि वो बाध्य है, मजबूर है। फॉलो द एडवाइस ऑफ द एडवाइजर्स। उनकी बातों को, उनकी सलाह को मानने के लिए ये बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। अच्छा लगा तो मान भी सकता है, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास पावर अनलिमिटेड है। बट मैंने फिर से बता दिया, वो अपनी परंपराओं और अपनी जो कस्टम चली आ रही थी, है ना, ट्रेडिशन जो चली आ रही थी, उसके विरोध में वो काम कोई नहीं करता था, है ना। आर्बिट्रेरी रूल वो नहीं करता था, ऐसा ही कस्टम चला रहा था वहाँ पे, ये था, ठीक है। महाजनपदों की विशेष बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मौर्य डायनेस्टी की भी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। इसके बाद क्या आता है, एवरी महाजनपद हैड इट्स कैपिटल। ये तो मैंने आपको, जो भी आपको अभी मैंने दिखाया लिस्ट महाजनपद की, उसमें मैंने आपको बता दिया कि सभी जो महाजनपद थे उनकी अपनी अपनी एक कैपिटल हुआ करती थी। इन सभी महाजनपद में भाई ये रहे भाई अशोक, जो महान, मतलब कह सकते हो कि महान भी बने। कैसे भाई, इन्होंने भी भाई कुकर्म नहीं, ऐसे नहीं इन्होंने कुकर्म नहीं कर रखे थे, किए थे भाई, ये बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये होता है ना कि इंसान ने बेशक कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसको अपने किए कराए का अगर पश्चाताप हो जाए, है ना, उसको लगे कि नहीं यार जो मैंने किया कि नहीं वो गलत है भाई, ये नहीं, अब मैं शांति के मार्ग पर चलने वाला हूँ, अच्छा काम करूँगा, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, है ना।
वही उनमें से भाई एक अशोक है जिसके कारण से महान अशोक कहलाए। ये रहा आपका पूरा मगध, द राइज ऑफ मगध की बात करेंगे हम। मगध, मगध को हल्के में मत लेना मेरे दोस्त, क्योंकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत, ये मगध ही है जिसके कारण से भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। देख सकते हो यहाँ पे मैंने मतलब इस पिक्चर के अंदर क्या क्या दर्शाया गया है, जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, जहाँ पे कौटिल्य का जन्म हुआ, मतलब इस तरीके से अशोक चक्र से लिया गया है। महान सम्राटों का जन्म यहीं पे हुआ है, राम जी का जन्म, सीता जी का जन्म, यानी कि इसलिए हमारी मगध को आज पूरी दुनिया के अंदर महान माना जाता है। मुझे गर्व है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ से पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे, और कौटिल्य जैसे लोग भी नालंदा विश्वविद्यालय में जाते थे, वो है भाई नालंदा विश्वविद्यालय, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बस मुझे गर्व इस बात का। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। तो ये आपका पूरा मगध है। तो मगध की अपने आप में विशालता और इसके अपने आप में जो खूबियाँ हैं, एक वीडियोस के माध्यम से बताना असंभव है दोस्त। अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, मगध के फीचर्स बताऊँगा, क्या ऐसा मगध के अंदर उस समय क्या था ऐसी बात जिसके कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज सोने की चिड़िया को एक पिंजरे में बंद करके रख लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पिंजरे से बाहर नहीं आ सकती, बस नीयत साफ होना चाहिए दोस्तों। ये रहा पूरा मगध। अब मगध का उदय कैसे हुआ, क्यों मगध इतना बड़ा साम्राज्य बन पाया और मगध इतना शक्तिशाली बन पाया। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ पे डायनेस्टी ऐसे आए, प्लस वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता लोहे का, आयरन का, एंड यहाँ पे भाई जो आपका फर्टाइल भूमि थी एंड रिवर से पूरा घिरा हुआ था, तो इससे काफ़ी फायदा भी हुआ। और इसकी विशाल सेना, मगध की अपने आप में बहुत विशाल सेना, चाहे वो हाथियों की हो, चाहे वो पैदल सैनिक हो, आर्मीज हो, या वो घुड़सवार सैनिक हो, या वो एलिफेंट्स, यानी कि तो जितने भी ये जो आर्मीज हैं ये सबसे ज़्यादा मगध के ही पास थी। अब ये आगे पढ़ेंगे हम कि कौन कौन थे, कैसे कैसे थे। तो यहाँ पे ये हो गई मगध की बात, क्लियर है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मगध का राइज कैसे हुआ भाई, क्यों मगध इतनी शक्तिशाली एक शक्ति बनकर उभरा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे द राइज ऑफ मगध। देखो मगध तो एक प्लेस है ना भाई, लेकिन मगध को शक्तिशाली बनाने वाले हम और आपके जैसे लोग ही थे उस समय। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का। किसका नाम आता है? बिंबिसार का। देखो मैं इस टॉपिक को हल्के में समझा के फटाफट खत्म भी कर सकता था, लेकिन मैं डीपली बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक को अगर एग्जाम में इतना ही आने वाला है तो उतना ही समझे, नहीं दोस्त। एग्जाम के मोटिव को तो हटाओ, एग्जाम पास करना कुछ भी नहीं है, आपको टॉपिक को डीपली समझना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द राइज ऑफ मगध का। मगध के सबसे पहले शासक कौन से हुए? ये आपके बिंबिसार रहे। देख सकते हो कैसे धाकड़ नेता लग रहे हैं देखने में, है ना। टोटल 52 साल तक, 52 ईयर्स तक टोटल इन्होंने शासन किया। 544 BC से लेकर 492 BC तक इन्होंने अपना शासन किया। और इन दौरान इन्होंने जो जो काम किए, क्या क्या काम किए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेट एम्पायर, इनके शासन में ही काल में ही मगध एक सेंटर बन पाया पूरे 16 महाजनपदों में से। पूरे 16 महाजनपद में से मगध सबसे मतलब कह सकते हो कि शक्तिशाली बन पाया। अब इसके बाद इन्होंने कुछ पॉलिसी अपनाई मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए। देखो जो भी शासक आएगा वो अपनी पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग अपनाएगा। मोदी से पहले मनमोहन सिंह थे, जो कि फ्लैट मोड पे नहीं बल्कि साइलेंट मोड पे रहा करते थे, लेकिन अब मोदी जी हैं ये फ्लैट मोड पे रहते हैं। ऐसे ही भाई अभी अमेरिका में आएंगे तो अमेरिका में अब जो बाइडेन आ गए। अब जो बाइडेन की पॉलिसी अपनी होगी, ट्रम्प की पॉलिसी अपनी हुआ करती थी। तो जितने भी शासक आते हैं वो अपनी खुद की पॉलिसी लेकर आते हैं। वैसे ही उस समय भी ऐसे ही हुआ करता था। बिंबिसार की अपनी पॉलिसी है ताकि वो अपने साम्राज्य को, मगध को शक्तिशाली बना पाए। आगे इनके बाद आने वाले वो भी ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे। तो इनकी पॉलिसी क्या थी, चलिए जानते हैं। इन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए 3 पॉलिसी अपनाई। बड़ी पावरफुल पॉलिसी थी भाई उस समय के अकॉर्डिंग। चलिए जानते हैं। सबसे पहली पॉलिसी क्या थी? फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स। जो भी शक्तिशाली शासक हैं जहां जहां के, उनसे दोस्ती कर लो। तो यहाँ पे क्या कर ली इन्होंने? जो भी स्ट्रॉन्ग थे इनके मुकाबले में उनसे दोस्ती कर लो, उनसे हमें कोई खतरा ही ना हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? कॉन्क्वेस्ट। देखो कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या था? कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। कॉन्क्वेस्ट कह सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने क्या कर लिया? कॉन्कर्ड कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। किस पे? वीक नेबर्स पे। जो भी मगध के आसपास के इलाके में जो भी कमजोर दिखते उस पर कब्जा कर लेते, विजय प्राप्त कर लेते, कॉन्कर्ड कर लेते। ठीक है, क्या कर लेते? कॉन्कर्ड कर लेते। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? मैट्रिमोनियल्स एलियंस। बड़ा तगड़ा सोचता है इनका यार। इन्होंने शादी विवाह करके उनके प्रदेशों को अपने में शामिल कर लिया। मैं एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से शादी करके इन्होंने अपने में शामिल करवाया था। देखो सबसे पहले बिंबिसार ने क्या किया? कौशल के शासक थे। कहाँ के? कौशल। ये देखो कौशल के शासक थे।
ये कहाँ के शासक है? कौशल के। प्रसेनजीत, इनकी बहन से बिंबिसार ने शादी कर ली। बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन से शादी कर ली और कौशल को भी, मतलब कि कौशल भी इनके अब कंट्रोल में आए क्या भाई, है ना। और प्लस दहेज में बिंबिसार ने प्रसेनजीत से क्या मांगा? काशी मांगा। बोला हमें तो काशी चाहिए भाई, और दहेज में काशी दे दिया। फिर से सुनना, क्या बताया मैंने आपको? प्रसेनजीत की बहन से, जो कि कौशल के राजा हुआ करते थे प्रसेनजीत, उनकी बहन से बिंबिसार ने शादी कर ली और बदले में काशी को दहेज में मांगा। काशी को दहेज में मांगा और काशी को दहेज में दे भी दिया गया। और इस तरीके से बिंबिसार ने एक प्रदेश तो अपने सामने करवा ही लिया। पर दूसरी बात आती है, अंग के राजा थे बृहदत्त। इन्होंने क्या किया? बृहदत्त पे अटैक करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। इस तरीके से काशी और अंग, इन दोनों को ही इन्होंने मगध में मिला लिया और इस तरीके से मगध और बड़ा बन गया। क्लियर हो जाता है? काशी और अंग को, काशी को प्रसेनजीत की बहन से शादी करके दहेज में ले लिया। ठीक है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद इनका बेटा आया। इनका बेटा ना सत्ता का बड़ा लालची हुआ करता था। वो चाहता था कि अपने बाप को, बिंबिसार को हटा के गद्दी पर मैं बैठ जाऊं। हर बेटे के मन में अपने बाप के प्रति, जो भी राजा हुआ है भारत के इतिहास में खासकर ऐसा हुआ है, पता नहीं भाई क्यों, सत्ता का लालची है। चाहे मुगल काल हो, चाहे इसके पहले काल हो, बहुत रहा है काल में यार, ऐसा रहा है, अक्सर देखा जाता है। चले जानते हैं अब क्या हुआ। इनका बेटा निकला बड़ा नालायक। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर, या तो अजातशत्रु इनका बेटा था भाई, अजातशत्रु ने इनको मजबूर कर दिया, या इन्होंने, मतलब कि अजातशत्रु ने ऐसा माहौल बना दिया। इस तरीके से बिंबिसार ने सुसाइड कर लिया। कब? 492 BC में बिंबिसार ने सुसाइड कर लिया। क्लियर हो जाता है यहाँ पे टॉपिक। अब बिंबिसार सुसाइड कर लेते हैं तो अजातशत्रु के बारे में, जैसी शकल से देखने में लग रहा है खूंखार ही है, वैसा ही यहाँ पे लिखा भी गया है। ये बड़ा अग्रेसिव पर्सन था, आक्रामक पर्सन था, जहाँ भी लगता है इसको आक्रमण कर देता है ना। कॉन्फ्लिक्ट विद हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत, है ना। अब इसकी भाई प्रसेनजीत की बहन से शादी हुआ था, तो प्रसेनजीत तो भाई अजातशत्रु का मामा कहलाया, है ना। अब इसने सबसे पहले लड़ाई अपने मामा के ही साथ करी। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि बिंबिसार को दहेज में काशी मिल चुका था। अब प्रसेनजीत अजातशत्रु के पास चला गया। पता क्यों? देखो प्रसेनजीत को पता चल गया था कि अजातशत्रु ही बिंबिसार को मरवाया भाई। इसके बाद क्या हुआ? प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो मैंने दहेज में दिया था काशी, वो मुझे वापस कर, मुझे वापस चाहिए वो। अजातशत्रु बोला कि ना काशी दूंगा, प्लस जो तेरा है राज्य कौशल, उसको भी छीन लूंगा। और हुआ वही जिसका डर था। इसको भी हरा डाला अजातशत्रु ने, कौशल भी छीन लिया, प्लस काशी भी ले लिया। और काशी तो पहले से था भाई, दहेज में मिला हुआ था, वो भी रख लिया। यानी कौशल एक और आ गया, उसके मगध में चोट डाला, खत्म यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद इसको लगा कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। बाप को छोड़ा नहीं इसने, मामा को छोड़ा नहीं इसने। इन्होंने क्या किया? अपने नाना चेतक कहाँ के थे? वैशाली के राजा थे। और इस तरीके से दोस्तों इन्होंने चेतक अपने नाना को भी हरा डाला और वैशाली पे भी कब्जा कर लिया और उसको मगध में मिला डाला। इस तरीके से काशी, कौशल, वैशाली सब पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे करके और हरा डाला। लगभग 16 साल तक चेतक से लड़ाई चली भाई। इनके जो नाना थे, लगभग 16 साल तक लड़ाई चली और इस लड़ाई के अंदर अजातशत्रु जो है वो सक्सेड, यानी कि विजय, सफलता मिल गई उसको। क्लियर हो जाता है यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं काशी ऑल्सो एडेड वैशाली भी, यानी काशी तो पहले शामिल कर लिया था भाई इसने, है ना। प्रसेनजीत को तो दिया ही नहीं इसने भाई। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से कौशल भी, वैशाली भी एंड काशी भी सब कुछ मगध में मिल रहे हैं। बहुत बड़ा बनता जा रहा है मगध, शक्तिशाली होता जा रहा है मगध। यानी क्या सकते हैं कि बिंबिसार अजातशत्रु की जो महत्वाकांक्षाएं, जो नीति है ना कि अपने आप को बड़ा करना है, इसने ही मगध को और शक्तिशाली बनाया, जिसका फायदा मौर्य साम्राज्य, यानी कि जो मौर्य डायनेस्टी आई उसको मिला। ठीक है, चलिए और अभी आगे जानते हैं। तो अजातशत्रु की बात पता चल गई। अब बात करते हैं, अब इनके बाद आते हैं कौन? उदयन। अब इनका बेटा आता है। अब इसके बाद क्या होता है? ये इतना ज़्यादा भी नहीं था यार, मतलब कि अग्रेसिव वगैरह तो नहीं था, अच्छा था जब तक जिंदा रहा, जब तक अच्छा काम किया इसने। शकल से थोड़ा स्मार्ट भी लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखो मेन कंट्रीब्यूशन इसका क्या रहा, इस पर बात करते हैं। बिल्डिंग अप फोर्ट। इन्होंने क्या किया ना कि सोन नदी, मैं आपको बता दिया कि जो आपका पाटलिपुत्र है, पटना जो है, जो आपका मतलब पूरा मगध कह सकते हो, वो आपका टोटल किस पे है? जो आपका दोस्तों वो सोन और गंगा रिवर
सोन और गंगा के संगम पर स्थित आपका पाटलिपुत्र, उसके पास उन्होंने फोर्ट बना डाला, एक फोर्ट बना दिया जिससे कोई अटैक ना कर सके, और साथ ही साथ इस अटैक की वजह से भी मतलब कि कोई वॉर ना कर सके, प्लस जो आर्मी वगैरह हुआ करते थे, जो उनकी सेना हुआ करती थी, उस फोर्ट के पास आकर, है ना, मूवमेंट यानी कि आना जाना उनका, मर्चेंट और जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे आ सके, कोई भी उन पर अटैक ना कर सके। इन्होंने मतलब प्रोटेक्टिव बनाने का काम किया, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या था, है जो पूरा जो मगध है उसको किले से ढक देना, ताकि जो मर्चेंट, जो व्यापारी वगैरह हैं, जो मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी हैं वो, प्लस सोल्जर यानी जो सिपाही हैं, सिपाही मतलब क्या सकते हैं आप, उनकी जो सेना है, ठीक है, वो यहाँ पे आके ठहरती थी। ये आपके हो गए उद्यान, यानी कि बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आपका अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आपका उद्यान आता है। तो उद्यान यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहा। उद्यान के बाद अब कौन आते हैं, इसके बाद करते हैं। उद्यान के बाद आपका आता है शिशुनाग। अब शिशुनाग ने क्या किया, ये भी थोड़ा भाई महत्वाकांक्षी निकला। चलिए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे भाई ये क्या कर रहा है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट इसका क्या रहा। इसके अचीवमेंट सबसे पहली बात, इसने अवंती को मगध का पार्ट बना दिया। इसने क्या किया, शिशुनाग ने अवंती पे अटैक किया, और अवंती पे अटैक करके, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अवंती, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैप के अंदर। अवंती पे अटैक करके अवंती को पूरे मगध का पार्ट बना दिया। और ये आपका ये मगध हो गया है ना, मगध के बाद आपका अंग हो गया, काशी हो गया, ये सब के सब तो है ही है पूरा, प्लस ये अवंती और इधर से आ गया, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य आपका मगध बन गया। इस तरीके से ठीक हो जाता है, यहाँ पे क्लियर है। तो शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को पार्ट बना दिया, किसका, मगध का। अब शिशुनाग के बाद आता है काल अशोक, काल अशोक, यह आता है शिशुनाग के बाद। चलिए बात करते हैं इसने क्या किया। देखो शिशुनाग वो हिज सन काल अशोक, यानी कि शिशुनाग का बेटा कौन निकला, काल अशोक निकला भाई। ये जो काल अशोक बना आपका, ये मतलब कि तीसरे नंबर पे ऐसा सक्सेस बंदा निकला, सक्सेस राजा निकला, जिसने साम्राज्य को बचाया। साथ ही साथ जो अब उस समय जो बौद्ध धर्म है, सेकंड बौद्ध धर्म का सम्मेलन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका भी आयोजन सफलपूर्वक करवाने में पूरी हेल्प करी। यानी कह सकते हैं कि धर्म प्रिय होने के साथ साथ, यानी कि इसने धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को, है ना। यहाँ पे सब इसकी अपनी एक नीति रही, धार्मिक नीति इसकी रही, जिसमें ये क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म की जो भी कॉन्फ्रेंस, जो बौद्ध धर्म का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें करवाने में उसकी हेल्प कर रहा है। टोटल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड थर्ड सक्सेसर बन रहा है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे सफलपूर्वक यहाँ पे शासक बन के उभर कर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रहा। अब चलिए हमें फिर से मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या देखा। देखो द राइज ऑफ मगध के अंदर देखा हमने सबसे पहले बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने बाप को ही मार के यानी कि सुसाइड करवा के खुद शासक बनता है अजातशत्रु के बाद। उद्यन के बाद उद्यन का बेटा कौन आता है, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद इसका बेटा आता है काल अशोक, काल अशोक के बाद पूरा मतलब कह सकते हो कि नंद वंश ने काल अशोक को ही खत्म कर डाला। इसके बाद पूरा शासन खत्म हो गया इसका, बिंबिसार का जो शासन चलता आ रहा था। अब नया डायनेस्टी आता है मगध के ऊपर, वो होता है नंद वंश, नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी थोड़ी खूंखार हुई, खूंखार डायनेस्टी हुई, क्योंकि इसने भी अपने आप के तरीके जैसे वो शासन करता, अब ये भी शासन करेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही भाई पॉलिसी अपना डाली। क्या क्या पॉलिसी अपनाई, चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। नंदा डायनेस्टी की बात करेंगे हम। देखो सबसे पहले नंदा डायनेस्टी का शासक या राजा कौन बना, इस पे बात करते हैं। नंदा डायनेस्टी में बहुत शासक हुए, सबसे महान और सबसे पहला शासक कह सकते हैं हम, वो कौन हुआ, महापद्म नंद। कौन हुआ, महापद्म नंद। नंद हर बंदे का नाम के पीछे मिलेगा नंद, क्योंकि ये नंद वंश के थे, ठीक है, ठीक है। तो महापद्म कहा जाता था बेसिकली इनको। तो ये आपके महापद्म, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, चलिए इस पे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इनका क्या रहा, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है, नॉन क्षत्रिय कास्ट के थे, यानी कैसे तो ये क्षत्रिय नहीं थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मगध के ऊपर कोई गैर क्षत्रिय, जो क्षत्रिय का नहीं है, वो राजा बन रहा हो, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया कि कलिंग पे अटैक करके कलिंग को मगध का पार्ट बना दिया, जो कि बाद में अलग हो गया था। फिर अशोक ने भी इस पर अटैक करके उसको मगध का पार्ट बना दिया था, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, कलिंग को मगध में कब्जे में ले लिया। एंड इनकी बहुत बड़ी आर्मी, इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। आर्मी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़ी सिर्फ सेना, उस समय सेना एनिमल्स के रूप में हुआ करते थे, चाहे वो हाथी हों, चाहे वो घोड़े हों, इस तरीके से, है ना, हॉर्सेस को, एलिफेंट्स के। तो महापद्म नंद ने क्या किया भाई, इन्होंने दो काम, यानी कि कलिंग को विजय कर लिया,
कलिंग को अपने में मिला लिया। कलिंग जिसको आज का हम उड़ीसा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आज का उड़ीसा कहते हैं, उसको ही पहले कलिंग कहा जाता था। और इस तरीके से इनकी लार्ज बहुत बड़ी आर्मी थी, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी आर्मी बना रखी थी। यहाँ पे क्लियर हो जाता है। महापद्म नंद के बाद सबसे बड़ा जो सबसे लास्ट का आता है शासक, उसकी बात करते हैं। पहला महापद्म नंद, यही इंपॉर्टेंट है नंद वंश का। और इसके बाद जो सबसे लास्ट का है, दो नाम आपको याद रखना है नंदा डायनेस्टी के, महापद्म नंद है ना, महापद्म जिसको कहते हैं हम, एंड जो सबसे लास्ट का वो है धनानंद। ये बड़ा ऐसे कि बहुत तगड़ा शासक बना ये, है ना, मतलब कह सकते हो कि ये थोड़ा अग्रेसिव भी था और डिक्टेटर भी था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। लास्ट नंदा किंग था भाई ये आपका, एरोगेंट, बहुत घमंडी और एप्रेसिव, यानी कि बहुत दमनकारी था ये, है ना। दमन मतलब भाई इसके विद्रोह में कोई बोलता उसका मतलब कहते नहीं है कि ये उसको दबा देता, उसको दबा देता, है ना। एंड इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस, इसने अपने जनता पे, अपने लोगों पे, अपने प्रजा पे बहुत सारे टैक्सेस को लाद रखे थे। टैक्स, जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था। अब इतने जनता टैक्स कहाँ से था भाई, जनता इससे बहुत तंग आ गई थी, है ना। अनपॉपुलर था भाई, लोगों में अनपॉपुलर, लोग इसको बहुत आलोचना क्या करते थे क्योंकि इसे काम ही ऐसे हैं भाई। एरोगेंट भी था, दमनकारी भी था, लोगों की हत्याएं करवाना इसका मेन काम हुआ करता था। इसके बुजुर्गों में कोई बोलता रास्ते साफ कर देता। टैक्स, पहले कोई भी टैक्स में छेड़छाड़ करता था ना तो उसके पीछे जनता लग जाती थी, और यही इसने काम कर दिया। धनानंद ने लोगों पे बहुत हैवी टैक्स लगा डाले, अनपॉपुलर होता चला गया, जिसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेला नहीं उठाया, कौटिल्य ने इसका फायदा उठाया। एक समय की बात थी, धनानंद के दरबार में कौटिल्य गया हुआ था, और कौटिल्य इसलिए नहीं गया हुआ था देखने के लिए, कौटिल्य गया हुआ था धनानंद को समझाने के लिए कि बेटा समझ जा, जो तू कर रहा है ये मत कर। और धनानंद ने अपने सिपाही को कहा कि इसको उठा के बाहर फेंक डालो, और इसको बाहर फेंका। इनके जो सखाएं थी, जो है ना बाल बड़े बड़े हुआ करते थे, वो खुल गए और इनको आ गया गुस्सा। इन्होंने कहा कि जो नंदा डायनेस्टी है, जो नंद वंश है, जब तक उसका नाश ना कर दूँ अपनी सखाएं नहीं बांधूंगा। इनको एक शक्तिशाली मतलब महत्वाकांक्षी के रूप में एक चंदू नाम का लड़का मिल गया भाई, जिसको आगे चल के इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बना डाला। और इनको इन्होंने तैयार किया और नंदा डायनेस्टी की पूरी आर्मी को घेर कर मारा। इन दिमाग से लड़ने वाला बंदा कभी नहीं हार सकता, सेना से लड़ने वाला बंदा हार सकता है। ध्यान रखना, दिमाग का खेल खेलते हैं, इसलिए दोस्त मैं इनको बहुत मानता हूँ अपने लाइफ के अंदर। बहुत इनके तगड़ी पॉलिसी भी रही है। आप पढ़ोगे और ये सेकंड और थर्ड ईयर में आओगे तो इनके बारे में जानोगे इनकी क्या क्या पॉलिसी रही है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया और पूरे आर्मी को घेर लिया। यानी कि कौटिल्य ने क्या किया, इनकी बहुत बड़ी आर्मी भी नहीं थी, बस इन्होंने दिमाग का खेल खेला और पूरी आर्मी को एक एक करके घेर कर मार डाला। और नंद वंश में है लास्ट जो धनानंद था, मार डाला, इसको खत्म कर दिया। उस दिन अपने सखाए बांध दिए। पूरे मगध के ऊपर एक नया डायनेस्टी आएगा अब वो डायनेस्टी आपका है मौर्य डायनेस्टी है। मौर्य वंश मगध के ऊपर अब चंद्रगुप्त मौर्य का राज होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए, सलाहकार बन गए। प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को ये सजेशन देते, चंद्रगुप्त मौर्य अपना काम करते। अब एक नए युग की शुरुआत होगी। देखो सबसे पहले हमने बिंबिसार की बात करी, है ना, बिंबिसार के डायनेस्टी की बात करी, उसके बाद हमने नंदा डायनेस्टी की बात करी। अब हम थर्ड पे आते हैं, मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे। तो इस तरीके से मौर्य डायनेस्टी से आने से पहले ही मगध काफी शक्तिशाली है। इन राजाओं ने मगध को पहले ही शक्तिशाली बना रखा है। देखो कोई मगध में किसको सामने करवा रहा है, कोई किसको सामने करवा रहा है ना। तो इन सभी को महत्वाकांक्षी राजा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। और इस तरीके से जो विरासत में कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो मगध मिला वो अपने आप में ही काफ़ी शक्तिशाली रहा। इसके इन्हीं डायनेस्टी यानी कि मौर्य डायनेस्टी के ही एंड में जाके मौर्य एम्पायर यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है मगध, इसका एंड हो जाएगा, अंत होता चला जाएगा। क्योंकि अशोक के बाद जो शासक आए वो बेहद कमज़ोर थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। एक एक करके लूटपाट आक्रमण होना स्टार्ट हुआ, खत्म होता चला गया। ये क्लियर हो जाता है आपका। तो अब हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो मौर्य डायनेस्टी है इसकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी कि अब बात करेंगे कि मौर्य एम्पायर का उदय कैसे हुआ, है ना। दो डायनेस्टी खत्म कर चुके हैं हम, अब तीसरा डायनेस्टी के ऊपर आए हम। ये पूरा जो दिख रहा है, ये पूरा देख सकते हो यहाँ पे आप, देखो साउथ का पार्ट ये बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बताऊंगा अभी यहाँ पे किसका शासन हुआ करता था। ये पार्ट छोड़कर ये पूरा ये जो पार्ट है ये पूरा मौर्य एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ये पूरा पार्ट यानी कि इतने बड़े इलाके को ये खुद संभाला करते थे।
बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। ये जो पार्ट है ये आपका चोल चेल पांडे का है ना, तमिलकम स्टेट भी कहा जाता है इनको, इनका राज यहाँ पे हुआ करता था। बाकी इनको छोड़कर बाकी पूरे भारत पे कह सकते हो कि ऑलमोस्ट शासन चलता था मौर्य का, ठीक है, जिसके कारण से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया। अब हम ये बात करते हैं सबसे पहले ये कि मौर्य साम्राज्य के बारे में तो जानते हैं हम कहाँ से हैं, इनके बारे में पता कहाँ से चल रहा है हमें। अभी तक हमने देखा ना इतिहास में कहाँ से जानते हैं हम, या 6th सेंचुरी के बारे में कहाँ से पता चलता है हमें। अब पहले हम ये जानते हैं कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस के दरबारी थे भाई ये, जो कि मौर्य एम्पायर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार है उसमें एक राजदूत के रूप में आए थे। राजदूत के रूप में आए थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी यात्रा करते हुए यूनान से आते हुए मगध में, जो इन्होंने यात्रा करी, प्लस जो मगध में इन्होंने देखा पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर उनका वहाँ पे कैसा था, यानी कि इन सभी को इन्होंने एक पुस्तक में लिख दिया। देख सकते हो दोस्तों, यही वो पुस्तक है, इस पुस्तक में लिख दिया। और इसी पुस्तक का नाम था क्या, इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। इस पुस्तक का नाम था इंडिका। इसके अंदर हमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर के सभी चीज़ों के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम है ना, एंड कल्चरल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इन सभी, सोशल सिस्टम कैसा था वहाँ पे, इन सभी के बारे में पता चलता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ों के बारे में हमें मेगास्थनीज, जो कि यूनान के शासक सेल्यूकस के दरबारी था, जो कि एक राजदूत बनकर कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, इकोनॉमिक्स। एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। क्या नाम था, अर्थशास्त्र। इसको लिखने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले कौन थे वो, कौटिल्य थे वो। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि आज का अर्थशास्त्र जिसमें हम डिमांड सप्लाई है ये सब पढ़ते हो, नहीं, इसमें पूरी इकोनॉमिक सिस्टम तो थी, साथ ही साथ ये एक पॉलिटिकल किताब था। ये पॉलिटिकल व्यवस्था को बताने वाली किताब थी, जिसमें यह बताया गया था कि राजा, एक जो किंग है, किंग को कैसे शासन करना चाहिए, कैसे रूलिंग करना चाहिए और कैसा किंग बनना चाहिए। राजा को शासन करने के तमाम उपाय कौटिल्य ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में दी थी। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। महान थे भाई कौटिल्य उस समय के, बहुत सच बताता हूँ, बहुत महान, जिन्होंने अपनी पुस्तक में उस समय ही बता डाला, जो कि आज का राजा भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस और विशाखा दत्त। एक विशाखा दत्त बंदे थे भाई, ठीक है। इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। क्या नाम था, मुद्रा राक्षस। इस नाटक के अंदर इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से मौर्य एम्पायर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने किस तरीके से नंद वंश को खत्म किया था, है ना। मैंने बताया धनानंद बड़ा अत्याचारी था, अग्रेसिव था, तो उसको किस तरीके से खत्म किया और मौर्य साम्राज्य बना, है ना। ये बताया है विशाखा दत्त ने अपनी एक नाटक जैसी पुस्तक के अंदर, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्लियर हो जाता है। इसके बाद है आपका जैन एंड बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म के जो ग्रंथ है ना, वो बताते हैं हमें। जैसे बौद्ध धर्म के अंदर टोटल आपके जो ग्रंथ है वो जैसे कि त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये हमारे पूरे बौद्ध धर्म के पूरे स्ट्रक्चर, कल्चर्स के बारे में बता देते हैं। और साथ ही साथ जो उस समय के सिस्टम था, जैसे मौर्य डायनेस्टी हो गया आपका, इन सब के बारे में बताते हैं। जो बिल्डिंग्स, जो उस समय जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, है ना, जो भी उस समय भवन बनाए जाते थे एंड मोन्यूमेंट्स जो भी जिस तरीके से बनाए गए हैं, ये सब हमें उस समय के इतिहास के बारे में बताते हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल हम कह सकते हैं, हमारे पुरातात्विक चीज़ है ये हमें, जो उस समय के पुरानी एक कह सकते हैं कि प्राचीन कलाएँ हैं ये, जो उस समय के लोगों ने इन चीज़ों को बना के दर्शाया है, जो हमें उस समय के इतिहास के बारे में बताते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी हमें काफ़ी चीज़ें लिखे हुए पाए गए हैं, ठीक है। क्लियर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब आते हैं अपना हम नेक्स्ट क्या है, द मौर्य डायनेस्टी। अभी तक हमने बिंबिसार की बात कर ली थी, पूरी डायनेस्टी की, फिर हमने नंदा डायनेस्टी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी की, तीनों वंश की बात कर रहे हैं हम, देख लो एक एक करके। अब चलिए, अब मौर्य डायनेस्टी में कौन कौन है
अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपके मौर्य डायनेस्टी के अंदर हम पहले बात करेंगे फाउंडर की। यहाँ पे क्या है, फाउंडर में इनका जो शासनकाल रहा है वो 321 से लेकर 297 ईस्वी पूर्व बीसी, यानी कि 321 से लेकर 297 बीसी तक इनका पूरा टाइम पीरियड माना गया है। इस काल के दौरान इन्होंने रूलिंग किया है। चलिए बात करते हैं इनके दौरान क्या क्या हुआ। सबसे पहले इनहेरिटेड लार्ज एरिया में इन्होंने अपने ही शासनकाल के अंदर बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। इनको पता था कि धनानंद जैसे कुछ राक्षस फिर से पैदा ले सकते हैं, और लिए भी, जैसे कि सिकंदर यूनान से इन्हीं के टाइम पे आया था भारत पे अटैक और कब्जा करने के लिए, दुम मिला के भाग पड़ा था वो। क्यों? क्योंकि इनकी आर्मी सच में बड़ी पावरफुल हुआ करती थी, हैं, चाहे वो पैदल आर्मी हो, चाहे वो घुड़सवार हो, चाहे वो एलिफेंट्स में हो या हॉर्सेस में हो, बड़े ताकतवर हुआ करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे भारत पे कह सकते हो कि अपना पूरा दबदबा जमाया। एंड लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, यानी कह सकते हैं कि जो है ना पेनिसुलर मतलब क्या होता है, जहाँ से पूरा ये पूरा पानी वाला इलाका पूरा आपका, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है ना, ये पूरा, इस पूरे इलाके पे क्या क्या इन्होंने अपना दबदबा बनाया। साथ ही साथ यहाँ तो पूरा है ही आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो पूरा है ही आपका मगध साम्राज्य। साथ ही साथ ये जो पेनिसुलर वाला इलाका है, पेनिसुलर ये जो साउथ का जो इलाका है, साउथ इंडिया इसको कह रहे हैं हम, साउथ इंडिया में भी अपना पूरा दबदबा जमाया इन्होंने। ठीक है, ठीक हो जाता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम किसके, बिंदुसार के, है ना, चंद्रगुप्त का बेटा। फिर जो सुना दोस्त, ये जो मौर्य साम्राज्य में जो सबसे पहले जो फाउंडर हुए, जो शासक हुए, जो सबसे पहले रूलर हुए, वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त के बेटे हुए कौन आपके, हैं, बिंदुसार। बिंदुसार का शासक यानी जो शासन जो टाइम पीरियड है वो 297 से लेकर 269 बीसी तक माना जाता है, ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 297 से लेकर 269 बीसी तक माना जाता है। क्या प्रमोटेड ट्रेड एंड कल्चरल इंटरेक्शन, इनमें क्या क्या कि आपस में एक दूसरे में ट्रेड को बढ़ावा दिया है, एक जगह से व्यापार और देशों में भी भेजना, और एक स्थान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेड करना, बहुत ही उन्होंने बढ़ावा दिया। और सभी कल्चर्स का सम्मान किया, है ना, सभी कल्चर्स का सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म लोगों को अपनाने के लिए कहा। ये दोनों ही धर्मों को बड़ा सम्मान देते थे, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ही धर्मों को बराबर का सम्मान देते थे, साथ ही साथ उनको प्रमोट भी करते थे। ठीक है, क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अब बिंदुसार का बेटा, देखो यहाँ पे क्या है, इनका 269 बीसी है, और 269 बीसी से ही कौन आएंगे, इस बीसी से ही आप क्या आएंगे, बिंदुसार का बेटा कौन बना, अशोक बना, महान अशोक। अब अशोक के कारनामे यहाँ पे देखेंगे हम। देखो अशोक का शासन, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई 269, तो उसी समय अशोक गद्दी पे बैठे, इनका सिंहासन हुआ, है ना, राज्याभिषेक हुआ इनका। और इसके बाद इनका शासन 269 से लेकर 232 बीसी तक इनका पूरा इनका शासन चला। क्या होता है, 269 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन चलता है। किनका है, महान सम्राट अशोक का। अशोक ने क्या किया, इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर, ऐसा कहा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अंदर। देखो उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले, एविडेंस हमें अभी तक मिले नहीं है, बट ऐसा कहा गया है कि अशोक ने अपने टोटल 99 100 भाई थे भाई अशोक, लगभग 99 जो इनके भाई थे उन सभी को हत्या कर दिया, उन सबको मार डाला। उसके बाद अशोक गद्दी पे बैठा। ठीक है, ऐसा बौद्ध धर्म जैन धर्म के ग्रंथों में भी कहा जाता है, लेकिन इससे पुख्ता सबूत नहीं मिले हमें, इसलिए इसको मानना अभी बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, इसका वॉर विथ कलिंग अराउंड 261 बीसी, मैंने बताया था ना, कलिंग जिसको उड़ीसा कहते थे, कलिंग पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। देखो कलिंग पे विजय प्राप्त करने के लिए बहुत खून खराबे किए, बड़ी भयंकर युद्ध हुई, लड़ाई हुई, लाखों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए उसमें। खून खराबों को इन्होंने देख लिया, और खून खराबों को देखकर नंबर ऑफ पीपल जितने मारे गए उन सबको देखकर उन्हें ना, जो वहाँ पे जो खून बहे, नदियों की तरह जो खून बहे, उसको देखकर दोस्तों काफ़ी हट हुआ, इनको काफ़ी बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसको देख के क्या हुआ दोस्त, अवेंडन द पॉलिसी, इन्होंने अपनी उन सभी पॉलिसी को छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया युद्ध वाली पॉलिसी को। अब बोला कि अब मुझे युद्ध नहीं करना, अब मेरे को शांति प्रिय बनना है, और बौद्ध धर्म को अपना लिया है, बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ये काफ़ी शांति प्रिय बन गए, और बौद्धिज़्म को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब हम ये जानते हैं कि रीजन्स ऑफ मगध बिकमिंग पावरफुल,
क्यों मगध इतना पावरफुल बना, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ मगध। मैंने आपको बता दिया कि मगध एक ऐसे जगह पर था जिसके अगल बगल में रिवर्स भरे पड़े थे, चाहे वो सोन नदी है, सोन नदी, गंडक नदी, विंध्याचल, पंचाल है ना आपके, या गंगा नदी, ये सब अगल बगल में तो थे भाई मगध के, जिसके कारण से जियोग्राफिकल रूप से बहुत फायदा हुआ। यानी कि मगध के जितने भी आस पड़ोस देखोगे आप, सब जगह रिवर्स है, काफ़ी फायदा हुआ इसको। बोथ कैपिटल, इसके दोनों कैपिटल मैंने आपको बताया था, दो कैपिटल कौन थे इसके, एक था पाटलिपुत्र और एक था जिसको आज हम राजगीर कह रहे हैं, उसको कहा जाता पहले राजगाह। क्या कहा जाता था? राजगाह। ठीक है, अब ये राजगाह जिसको आज हम राजगीर कहते हैं और पाटलिपुत्र जिसको आज हम पटना कहते हैं, ये दोनों ही कैपिटल किसके लिए? मगध के लिए बहुत फेमस थे। राजगीर में जहाँ लोहे के खदान, आयरन्स के टूल्स और आयरन्स का पूरा क्या था, मिनरल्स वहाँ पे मिलता था, पूरा बहुत बड़ा खदान था वहाँ पे, मिनरल्स था। एंड उसके बाद पटना की भूमि काफ़ी उपजाऊ हुआ करती थी, है, फर्टिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी थी, तो क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट रूलर्स है मगध के ऊपर स्टार्टिंग से ही, चाहे बिंबिसार की पूरी डायनेस्टी देख लो आप, नंदा डायनेस्टी देख लो आप, है ना, इसके बाद आपका मौर्य डायनेस्टी देख लो आप, तीनों ही डायनेस्टी ने अपना भरपूर योगदान दिया मगध को आगे बढ़ाने में, जितना और जो 16 एक को छोड़ दे तो 15 जनपदों पे नहीं मिलता देखने में, है ना, तो इसलिए मगध शक्तिशाली बन पाया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मगध वास्ट रिसोर्सेज। वास्ट मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है, वास्ट मतलब क्या होता है? लार्ज, बहुत बड़ी। तो मगध के पास क्या थी? बहुत विशाल रिसोर्सेज थी, जैसे कि राजगीर से लोहे मिल गए, पटना में बहुत अनाज मिल गया, एंड झारखंड में क्या मिल गया दोस्त? झारखंड में मिल गया भाई कोयला, कोल मिल गया। क्या मिल गया? कोल मिल गया, कोयला मिल गया, जिससे बहुत बड़ी इनको फायदा हुआ, है ना। तो इस तरीके से लकड़ी, कोयला, या कह सकते हो कि आयरन मिलने से सभी जंगलों को साफ करके इन्होंने, फॉरेस्ट को साफ करके इन्होंने एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करना स्टार्ट करते। तो इस तरीके से मगध शक्तिशाली बन पाया। हुज आर्मी ऑफ मगध, मगध की आर्मी अपने आप में ही विशाल थी, आगे बताऊंगा बहुत सारी आर्मी किस तरीके से बनाया इन्होंने और बहुत तरीके से फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो मगध की विशाल सेना जिसमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस, पैदल, घुड़सवार सभी शामिल थे। देखो लाखों की संख्या में सेना जिसके पास हो वो ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन जाएगा भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइनेंशियली प्रोस्पेरियस। अब मैंने आपको बता देखो फाइनेंशियली, जब इसके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं तो फाइनेंशियली क्राइसिस यहाँ पे आ ही नहीं सकती भाई, इसलिए ये वित्तीय रूप से भी काफ़ी शक्तिशाली बन चुके थे। एंड इसके बाद क्या? एटमॉस्फेयर ऑफ मगध। मगध का वातावरण इस तरीके से था कि रेनफॉल बड़ी अच्छी मात्रा में हुआ करते थे, यहाँ पे वर्षा भी मस्त होती थी, मिट्टी फुली फर्टिलाइजर बन चुकी थी, और इस तरीके से क्रॉप्स के कारण अनाज मिला। देखो खाना और सुरक्षा दो चीज़ मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अनाज बड़ी मात्रा में वहीं करता था, है ना, और सुरक्षा करने के लिए आयरन के टूल्स थे यहाँ पे, तो दोनों ही चीज़ मिल गया, इस कारण से मगध बन गया शक्तिशाली। और इस तरीके से आपका मौर्य साम्राज्य और अपना कंट्रीब्यूशन देता है मगध को शक्तिशाली बनाने में, यानी पॉजिटिव वे में कह सकते हो आप। ये आपका टोटल भाई आपका रहा मगध। ठीक है, चलो जाता है यहाँ पे दोस्तों। इस तरीके से अशोक ने कलिंग विजय को जीतने के बाद, कलिंग पे अपना अधिकार जमाने के बाद, कलिंग पे अधिकार जमाया ही क्यों उसने? देखो कलिंग बिहार से सटा हुआ था, ट्रेड करने में पानी के रास्ते, रिवर के रास्ते ट्रेड होता था, तो कलिंग के राजा ट्रेड पे बहुत बाधाएं डाल रहे थे, है, रुकावटें डाल रहे थे। तो कलिंग पे विजय प्राप्त करना अशोक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। उसने कलिंग पे ही विजय प्राप्त कर लिया, ट्रेड में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उसमें खून खराबा देख के अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया, साथ ही साथ सारे वॉर करना छोड़ डाला और एक ग्रंथ लिख डाला, और उस ग्रंथ का नाम था, क्या था उस ग्रंथ का नाम? उस ग्रंथ का नाम था धम्म। किसको क्या कहते हैं? धम्मा भी कहते हैं एंड धम्म, धम्मा कह लो भाई या आप धम्म कह लो। इंग्लिश में जैसे धम्मा कह देते हैं ना, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए जो कि सबको फॉलो करना चाहिए, जो इन्होंने अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट किया। चलिए सबसे पहले देखो, इन्होंने मांस मच्छी खाना सब कुछ छोड़ डाला था यार, पहली बात तो ये, युद्ध बुद्ध करना तो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ डाला इन्होंने। सबसे पहले क्या है? द ग्रेटेस्ट किंग। इसी कारण से ये दुनिया के एक महान शासक बन पाए, जो इतना कुछ करने के बाद भी इस रास्ते पे आ जाएंगे बहुत। इसलिए अब भारत में भी महानता का एक कहते हैं कि महानता का भाई एक पहचान दे दिया गया अशोक सम्राट को। देखिए, प्रेज्ड फॉर हिज पॉलिसी,
आज भी इनको अपने पॉलिसी के कारण से प्रेज्ड यानी कि तारीफें की जाती है, बहुत माना जाता है। फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है कि अपना व्यवहार उचित रखो सभी के प्रति, है ना। आपका जो ट्रीटमेंट है सबके प्रति वो शांति प्रिय और बिल्कुल सहनशीलता कह सकते हो आप, है ना, टॉलरेंस के साथ होना चाहिए। कॉमन टू ऑल रिलीजन्स, जो ये कह रहे हैं ये धर्म सभी के लिए उतना ही बराबर है जितना हिंदू धर्म के लिए है, सभी के लिए बराबर है ये धर्म, है ना, यानी सनातन धर्म। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ये बोले कभी भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मत करो। जैसे ये बोलते हैं नेवर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अदर, इन्होंने कभी भी एक दूसरे को लेकर या किसी प्रति भी लेकर डिस्क्रिमिनेशन की बात, भेदभाव की बात बिल्कुल भी नहीं करी, है ना। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट का पॉइंट है कौन सा, कंपनसन चैरिटी, है ना। जैसे कि जितने भी संगठन होता है, संघ वगैरह होता है, इन्होंने चैरिटी में कंपनसन दान देना स्टार्ट कर दिया है ना। एंड ट्रूथफुलनेस, सच्चाई पे चलने की बात करी, प्योरिटी की बात करी, एंड उसके बाद जेंटलनेस की बात करी। सभी इंसानों की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब मानवता की, इंसानियत की बात कर रहे हैं। कोई इंसान तो सब होते हैं, इंसान में समय रहते हुए इंसानियत आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ धर्म में ये भी ये कहते हैं कि छोटे से प्रेम करो, है ना, बड़ों का सम्मान करो, झूठ मत को बोलो, वॉयलेंस मत करो, कभी भी कोई भी ना छोटी छोटी भी चीटी भी उसकी भी हत्या मत करो, कुछ भी मत करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, इस तरह से कहते हो। आप अगर आपके धर्म में कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, लेकिन सब जगह शांति बरतो। इस तरह से अशोक महान, ग्रेट यानी कि द ग्रेट किंग कहलाए, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं, इसको हम धम्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं अशोकास इंस्क्रिप्शन, अशोक के कुछ शिलालेख मिले हमें। अब वो शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं हम। अशोक के टोटल हमें 44 शिलालेख मिले हमें। मतलब क्या होता है, जो अभिलेख है ना, अभिलेख वही आपके शिलालेख होते हैं, मेन चीज़ है। बस ये शिलाओं पे लंबे लंबे जो खंबे जैसे होते हैं ना, खंबे जैसे होते हैं, उन पे ये इस तरीके से लिखवाए जाते हैं, ठीक है, खुदवा दिए जाते हैं लंबे लंबे शिलाओं पे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाया, जैसे ये देखो ये शिलाएँ हैं, ये लंबे लंबे खंबे जैसे होते हैं ये शिलाएँ, इसी पे क्या किया जाता है, इस तरह से लिखवा दिया जाता है। इसको ही शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है, सबसे पहला जो इनका शिलालेख मिला है उसके ऊपर इन्होंने बैन की बात करी है। एनिमल जो सेक्रीफाइस हो रहे हैं, जो पशु की जो बलि दी जाती है उस पर बैन लगाया जाए। सोशल गैदरिंग्स लाइक समाज, है ना, और ये बात करते हैं सोशल गैदरिंग की, समाज में सभी लोग जो इकट्ठा होकर रह रहे हैं, सब मतलब मिलजुल के रहे, उसकी बात कर रहे हैं। जो इनका जो दूसरा शिलालेख है इंस्क्रिप्शन सेकंड जो है, इसमें ये कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्योंकि बनाना, रोड वगैरह बनाना, है ना, इन्होंने काफ़ी रोड्स भी बनवाए, उनका मरम्मत भी किया, जीटी रोड हो गया आपका, इन सभी रोडों को मरम्मत करवाने का भी काम भी किया गया आज भी, है ना, अच्छा डेकोरेट कर दिया गया उसको। एंड जो थर्ड इनका इंस्क्रिप्शन है कंट्रोल वॉयलेंस की बात करता है, ये कि हिंसा खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये इस पे कंट्रोल की बात करते हैं। जो 12वां जो इनका शिलालेख है उसमें क्या बात कर रही है, द किंग पियादस्य। पियादस्य का मतलब क्या होता है, पियादस्य मतलब होता है प्रिय, है ना, यानी कि मनोहर दिखने वाला या प्रिय दिखने वाला, बहुत अच्छा दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला कह सकते हो आप, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। और क्या बात करता है ये 12वें शिलालेख के अंदर, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि ये भगवान की मतलब प्यार की बात, सम्मान की बात करते हैं। एंड जो 13वां शिलालेख है, जो 13 का जो इंस्क्रिप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए, वो है कलिंग विजय। 13वें शिलालेख के अंदर अशोक के द्वारा जो कलिंग विजय प्राप्त की गई थी, जो उन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था, उसकी बात की गई है शिलालेख के अंदर। देखो किस तरीके से शिलाओं, यानी ये बड़े बड़े दीवारों के ऊपर ऐसे खुदवाया जाता था, ये है ना, देखो कैसे खुदवाया गया, ये कैसा लग रहा देखने में, तो इस तरीके से लिखवा दिया जाता था उस समय, मतलब अपनी लैंग्वेज तरीके से। और जो अशोक के जितने भी जो शिलालेख हैं वो सब पाली भाषा में, है ना, पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, याद रखना। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं देखो कैसे लिखा गया है, ये सब पाली लैंग्वेज में लिखे हैं। पाली लैंग्वेज जो है लोगों की आम बोलचाल भाषा थी, है ना, तो दो भाषाएं बहुत पॉपुलर थी, एक पाली और प्राकृत। और जो अशोक ने अपने शिलालेखों में जो यूज किया है लिखवाने में, वो क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज, पाली लैंग्वेज यूज। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, क्या जाता है यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पे ये खुदवाया जाता है। देखो खंबे पे, शिलाओं पे, दीवारों पे ऐसे खुदवा दिया जाता था, लिखवा दिया जाता था। चलिए अब बात करते हैं फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का पतन एंड हो जाएगा। अब एंड कैसे होगा, देखो मैंने आपको बता दिया ना कि अशोक के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक आया ही नहीं, कोई भी नहीं। अशोक की डेथ जैसे ही हुई है 232 ईस्वी पूर्व में, देखते हो वहाँ पे जो अशोक था उसकी डेथ कब हुई थी, 232 ईस्वी पूर्व, 232 है 232 BC में।
तो अशोक के बाद जो भी शासक आते हैं मौर्य डायनेस्टी के, वो सब के सब इतने कमज़ोर होते हैं कि बाहर से कोई भी आक्रमण हो तो कोई वो रोक नहीं पाते, ठीक है। तो इसके वजह से मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाता है। चलिए जानते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से मेन यहाँ पे कॉजेज हैं, कारण है। वीकनिंग ऑफ रूलर्स, क्या है सबसे पहला कारण कि रूलर्स ही सारे कमज़ोर है ना अशोक के बाद, आफ्टर द अशोका। रिलीजियस पॉलिसी, ऐसा कहा जाता था कि जो अशोक की जो पॉलिसी रही, आने वाले शासकों की जो पॉलिसी रही, वो ब्राह्मणों के विरोध में रही, ब्राह्मणों का विरोध करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अशोक ने तो पूरा सम्मान दिया सभी ब्राह्मणों को, है ना, लेकिन ऐसा माना भी जाता है इसलिए ब्राह्मणों ने भी विरोध यहाँ पे कर दिया था, है ना, ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, असैसिनेशंस ऑफ लास्ट मौर्यंस रूलर। इसके बाद क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट का, जो सब मौर्य डायनेस्टी का सबसे लास्ट का जो रूलर रहा, जो शासक रहा, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर देगा, क्या कर देगा, असैसिनेशन कर दिया गया, ठीक है, ये हो गया था। एंड इसके बाद क्या है, पीस एंड हार्मनी। इसके बाद जो अशोक ने शांति की नीति अपनाई, पीसनेस की, है ना, और मेल मिलाप की जो धम दे दिया इसने, इसके बाद इतनी शांति की नीति अपना ली कि अपनी सेना को कमज़ोर कर डाला और आर्मीज वगैरह कमज़ोर हो गई, है ना, सेना इतने नहीं रही ताकि अब बाहर वालों को आक्रमण करने में बहुत आसानी हो गई। तो इस तरह से आने वाले शासक को कुछ विरासत में मिला ही नहीं। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसा कहा जाता है कि सोने के सिक्कों में कमी आ गई। मौर्य अंपायर के अंदर सोने के सिक्के हथियार हुआ करते थे, है ना, अशोक के सिक्के पे जो अशोक के सिक्के चलवाए और मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिक्के चलवाए वो सोने के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन आने वाले समय में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ट्रेड इतना नहीं हो पा रहा था, है ना, और शासक ऐसा नहीं है जो संभाल पाए। आगे चल के क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। तो देख सकते हो दोस्तों कैसे कि ये देखो, ये आपका है मौर्य अंपायर, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज में, अशोक के राज में, है ना, एंड बिंदुसार के राज में फुल ऊंची पे है, पैसा ही पैसा है। आने वाले शासकों में देखो ऐसा घटता चला गया, ऐसे घट रहा है, ऐसे घट रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है, क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है, ह्रास हो रहा है, उसका कमी आ रही है। और इस तरीके से आने वाले समय में इतनी ही संसाधन बचे, आगे चल के अटैक हो गया और पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे आ गई, ठीक है, आर्थिक संकट है, सोने के सिक्कों में ही, कॉइन्स में ही कमी आ गई थी, ठीक है। एंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ कॉइन्स, सोने के सिक्कों में कमी आना, ठीक है, पैसों में कमी आ जाना, कॉइन्स में कमी आ जाना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया अंडर द मौर्यास। देखो भारत जब मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यंस के जब अंडर में था तो उस समय भारत में ऐसा क्या खास था। चलिए दोस्तों अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद जानते हैं हम कि किस तरीके से मौर्यों ने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया और यही एडमिनिस्ट्रेशन आज भी हम अडोप्ट कर रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आज भी हम चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम, किंग प्लेड द चीफ रोल, यानी कि जो किंग है वो सबसे चीफ होगा, पहला पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी। देखो जैसे आज क्या है, मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी की हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री परिषद है। जैसे कि आज लगभग टोटल 82 मंत्री हैं, है ना, 82 मंत्री हैं, और ये सभी मंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को सजेशन देते हैं, रूल यानी कि शासन को चलाने में हेल्प करते हैं, यही होता है ना यार। तो इस तरीके से जो राजा है वो सब पूरा सबसे चीफ है, लेकिन उसने क्या किया था, उस समय भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रखा था जो राजा को शासन यानी कि रूल करने में हेल्प किया करता था। इसी में सबसे पहले कुछ जैसे मिनिस्टर के नाम है, जैसे कि अमात्या हो गया, है ना, महामात्रस हो गया, है ना, अध्यक्षा हो गया, ये सब कुछ मेन जो पद थे मंत्रियों के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समात्रा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समात्रा। समात्रा काम करता है टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्शन का काम किसका था, समात्रा का काम था, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता था जो कि किंग के काफ़ी बगल में बैठा करता था। तो ये आपके भाई कौटिल्य की सारी रणनीति हुआ करती थी, जिनके मार्गदर्शन से पूरा शासन क्या करते थे, मौर्य, ठीक है, ये हो गया। तो रेवेन्यू का सारा डिसीजन सब कुछ मतलब कि किंग के द्वारा ही लिया जाता था कि कहाँ पे कौन सा टैक्स लागू हुआ, कहाँ पे कौन सा टैक्स इंप्लीमेंट होगा, ये सब किंग के द्वारा ही किया जाता था, है ना। एंड इसके बाद क्या है, एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मिनिस्टर हैं उनका जो भी डिपार्टमेंट है वो सब जो किंग है उनके हाथ में एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो देखभाल उनके नज़रियों में ही सारा काम होता था, किंग के ही नज़र में रहते हुए सारा काम हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन एंड ही डिजायर्ड। इसका मतलब कि ये है कि जो किंग है ना, किंग, ये जो किंग है, किंग राजा जितने भी लोग हैं वो प्रजा जो है वो संतान के समान है। कैसे है, वो चिल्ड्रन के समान है राजा के लिए, ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन के इक्वल है एक किंग के लिए। मोदी जी हैं
मोदी जी पूरे देश के शासक है इस समय, तो कह सकते हैं कि हम इस समय जो पूरे हमारे जो शासक हैं, मैं पॉलिटिकल मुद्दा मत लेना यार, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मैं एग्जांपल ये वाला दे देता हूँ मैं, कि जो पूरे मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य में शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, पूरी जनता जो प्रजा है उनकी संतान है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि संतानों की रक्षा करना जो राजा है उसकी ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से भाई ये है यहाँ पे जो राजा है उनकी हैप्पीनेस के लिए काम किया करता था। क्लियर जाता है यहाँ पे। तो क्या क्या देखा हमने, राजा है जिसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट समात्रा है। समात्रा का काम होता है टैक्सेस को कलेक्शन करना, एंड फाइनल डिसीजन जो होता था रेवेन्यू को रिगार्डिंग वो तो किंग किया करता था, एंड इजीली जितने भी डिपार्टमेंट है वो एक्सेसिबल होते थे, राजा की नज़रों में सारे काम हुआ करता था, है ना। एंड सभी जो जनता है वो राजा के चिल्ड्रन के समान है, संतान के समान है, और जो राजा है वो उन सभी के हैप्पीनेस के लिए काम किया करता है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन क्या होता है, इसका मतलब प्रशासन। तो हमने प्रशासन की बात करी, किसी किंग का क्या काम है ना, मिनिस्टर कैसे बनाए जाते हैं। आप प्रशासन में ही मिनिस्टर के बाद अब आते हैं जो देश को संभालते हो, देश की जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश के लिए, है ना। अब वो कौन है, वहाँ की हुज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी आर्मी थी। चलिए समझते हैं इस पॉइंटों को हम एक एक करके। जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू ग्रीक के एक राइटर थे, ग्रीक के राइटर थे जिनका नाम था जस्टिन। क्या नाम था, जस्टिन। ग्रीक के एक राइटर है जस्टिन। जस्टिन नहीं बताया था उस समय कि कहाँ पे कितने शासक या आर्मी थे वहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले वहाँ पे 6 लाख, कितने, सही से सुनना, 6 लाख इन्फेंट्री यानी कि पैदल सवारी थी। कौन से थे, देख सकते हैं यहाँ पे, पैदल जो सेनाएं थी वहाँ पे लगभग 6 लाख थी, बहुत बड़ी सेना थी अपने आप में ही। 30,000 वहाँ पे कैवलरी, कौन से हैं, घुड़सवार, कौन थे, घुड़सवार सैनिक थी। 9,000 वहाँ पे एलिफेंट्स की सेना थी, कौन सी थी, एलिफेंट्स की सेना थी। एंड 8,000 वहाँ पे चैरियोट्स यानी कि कह सकते हो हम क्या थे, हैं, रथ की सेनाएं थी। तो इस तरीके से ये सेनाओं के बारे में बताया गया है, आप इनको अच्छे से समझ ले और नोट डाउन और याद भी कर ले। ये थी मौर्य साम्राज्य के अंदर मौर्यास की क्या आर्मी, वो अपने आप में हुज आर्मी, और 6 लाख इन्फेंट्री यानी कह सकते हो यार कि पैदल सेना उनके पास वो 6 लाख हुआ करती थी, अपने आप में बहुत बड़ी है ये, ठीक है। तो 4 सेना थी वहाँ पे, पैदल, घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना और रथ की सेना, ठीक है। क्लियर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैदलों की सेना थी, जो पैदल लोग चलते थे, आर्मी कह सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमी की, सोसाइटी की एंड आर्ट की। अब हम 3 चीज़ की बात करेंगे, हम ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। अब जानते हैं हम इकोनॉमी, सोसाइटी एंड आर्ट के बारे में। अब बात करें इकोनॉमी में, सबसे पहले बात आती है एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी हुआ करती थी, है ना। एंड सित्ताध्यक्ष यानी कि देखो जो भी खेती बाड़ी में बहुत सारे जमीन दिए जाते थे, अब उन्हीं की देखरेख करने के लिए एक सभी का एक ग्रुप का एक लीडर बनाया गया था, जिसको हम क्या कहते थे, सित्ताध्यक्ष कहते थे, या सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता था, है ना। जो एग्रीकल्चर यहाँ पे जो खेती हो रही है उनकी देखभाल किया करता था, ठीक है। इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स भी हुआ करते थे, अपनी अपनी निजी जमीन भी हुआ करती थी लोगों के पास, है ना, जो कि सबके पास, सबको टैक्स देना होता था। तो टैक्सेस टू द स्टेट यानी कि जो टैक्स होता था वो स्टेट राज्यों को देना पड़ता था, अब राज्य यानी कि किंग को देना पड़ता था। द बली और लैंड टैक्सेस यानी कि जो टैक्सेस है वो और रूप में भी दिया जाते थे, जैसे कि बली रूप में टैक्स दिया जाता था। एंड भूमि यानी कि लैंड के जो यहाँ पे भी जमीन पे जो खेती कर रहे हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता था सभी किसानों को, ठीक है। एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि जितना भी उत्पादन होगा उसका 1/6 टैक्स के रूप में देना होगा, ठीक है, टैक्स के रूप में देना होगा। एंड पीजेंट्स हैड टू पे मेनी अदर टैक्सेस। यार क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि जो पीजेंट्स होते थे वो मैनी अदर टैक्सेस, बहुत तरह के टैक्सेस को वो देते थे, चाहे वो लैंड टैक्स हो गया, बली, बली मतलब जो टैक्सेस का ये नाम है बली, वो टैक्सेस देते थे वो। एंड और भी तरह के टैक्सेस, ताकि वो जो भी एक जगह से सामान कोई दूसरे जगह यानी एक गुड्स किसी और प्लेस पे लेके जा रहे हैं उसका भी टैक्स दे, टोल टैक्स वगैरह आज हम कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जो किसान होते थे वो अलग अलग तरीके के बहुत सारे टैक्स दिया करते थे, जैसे कि बली तो दे ही रहे हैं, है ना, एंड लैंड टैक्स दे रहे हैं वहाँ पे जो कि 1/6 है ना, कि 1/6 टैक्स के रूप में दे रहे हैं जितना प्रोड्यूस हो रहा है। और जो भी अलग अलग वो टैक्स दे रहे हैं, जैसे कि कुछ नाम दिए गए हैं, लाइक पिंडकारा हो गया, है ना, एंड हिरिया हो गया, भागा हो गया, भोगा हो गया, ये सब टैक्स के नाम है। तो इस तरीके से वो टैक्स दिया करते थे। तो आप इन टैक्सेस के नाम को भी याद रखना, और ये वो टैक्स दिया करते थे, ठीक है। अब यह बात करते हैं ट्रेड।
तो उनका ट्रेड का स्ट्रक्चर क्या था? तो सबसे पहले द मेन सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल, है ना, कपड़े का व्यापार बड़ा तगड़ा हुआ करता था टेक्सटाइल का, है ना। मैन्युफैक्चरिंग वर्क वाराणसी, क्योंकि जो टेक्सटाइल है इसका मैन्युफैक्चर कहाँ होता था? मैन्युफैक्चरिंग इसका वाराणसी में हुआ करता था, बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था, और यहीं से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा काम हुआ करता था, ठीक है। एंड मथुरा, बंगाल एंड गांधार एंड उज्जैन, इन सभी जगह से भी ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा से हुआ करता था, चाहे वो टेक्सटाइल के रूप में हो या वहीं के एग्रीकल्चर के क्रॉप्स के रूप में हो, ठीक है। लैंड एंड रिवर दोनों ही रूट्स को यूज़ किया जाता था। पाटलिपुत्र तो अपने आप पे ही भाई फेमस है क्रॉप्स के लिए। एंड नॉर्थ वेस्ट में अगर बात करूँ मैं नॉर्थ वेस्ट की, तो वहाँ पे तक्षशिला, कौन सी? तक्षशिला। तो तक्षशिला है, तक्षशिला का ट्रेड सेंट्रल एशिया से हुआ करता था, वहाँ के मार्केट्स हुआ करता था, सेंट्रल एशियन मार्केट्स, जहाँ पे नाम है ब्रोच। कहाँ पे जाता था? ब्रोच, एक जगह का नाम है, वहाँ पर व्यापार हुआ करता था तक्षशिला से लेकर ब्रोच तक। ब्रोच कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में है। तो तक्षशिला अपने नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, अपने क्रॉप्स हो गए, इन सब के लिए भी काफ़ी फेमस हुआ करता था। तो क्लियर हो जाता है दोस्त, यहाँ पे हमने देखा इकोनॉमी की बात, यहाँ देखा हमने ट्रेड की बात, है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमी का पूरा पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। तो इकोनॉमी में अपने देश के अंदर पैसा कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर वगैरह टैक्सेस से, एंड दूसरा पैसा आता था ट्रेड से, ठीक है। और अपने देश और देश से बाहर जो भी ट्रेड किया जाता था, वो ट्रेड देश से बाहर कहाँ? सेंट्रल एशिया में एक जगह का नाम है ब्रोच, वहीं पे तक्षशिला और ब्रोच के बीच में ट्रेड हुआ करता था। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? क्राफ्ट एक्टिविटीज वर ऑल्सो अ मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। क्राफ्ट एक्टिविटीज, शिल्पकार, शिल्पकार मतलब कारीगर वगैरह जो होते थे, कारीगर वगैरह जो काम क्या करते थे, वो भी एक मेन सोर्स था राज्य के इनकम का, ठीक है। अब वो कौन कौन से, चलिए जानते हैं हम। अब इन्हीं सब चीज़ों ने तो भाई राज्य का जो इनकम है पूरा बढ़ा डाला, पूरा देखो कैसे बढ़ रहा है, ये फुल बढ़ रहा है यूँ करके, तगड़े मात्रा में बढ़ा इनका इनकम। चलिए जानते हैं। देखो आर्टिसियन जो है वो आर्टिसियंस अलग तरह के आर्टिसियन थे, वो कहाँ रहते थे? वो टाउन हैड टू पे टैक्सेस, यानी कि वो टाउन जैसे इलाके में रहते थे और वो टैक्स भी उनको देना पड़ता था। वो ये टैक्स या तो वो कैश दे दे या वो राजा के लिए कोई काम करके दे दे, फ्री में काम करते थे वो राजा के लिए, इस तरीके से वो टैक्स को पे किया करते थे। जितने भी ये आर्टिसियंस थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, आपस में मिलकर एक इन्होंने संगठन बना लिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, जिसको क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे, श्रेणी, है ना, श्रेणी कह लो या गिल्ड्स कह लो, है ना, उन संगठनों को, यानी कि जो ट्रेडर्स और जो आर्टिसियंस हैं उनके ग्रुप्स को ही श्रेणी और गिल्ड्स के नाम से जाना जाता है। एंड अ मोनोपोली ओवर प्रोडक्शन ऑफ आयरन, इनका मोनोपोली है, एकाधिकार है आयरन की प्रोडक्शन पे। आयरन जो होता था वो मगध के सिवाय और किसी के पास इतना आयरन तो था नहीं, तो जिसके कारण से जितना ज़्यादा ये प्रोडक्शन आयरन का करेंगे और उन्हीं को ये और जगह सप्लाई कर करके रेवेन्यू कमाएंगे, है ना। एंड लोहा अध्यक्ष, तो जो ये जो आयरन का जो देखभाल करता था और जो खदानों से निकालता था, इन सबको देखभाल करने वाला जो एक अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे हम? लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष मतलब जो लोहों का देखभाल करने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट है मान लो एक तरीके से, है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ों से रेवेन्यू, यहाँ के आर्टिसियन से जो टैक्स ले रहे हैं, है ना, उसके बाद जो ट्रेडर्स का जो श्रेणी से जो गिल्ड्स इनका एक ग्रुप बना हुआ है जो अलग अलग जगह पर जाके अपना काम करते हैं, प्लस सरकार को टैक्स पे करते हैं, प्लस इनका मोनोपोली है आयरन प्रोडक्शन पे, तो प्रोडक्शन का ये जो भी आयरन का प्रोडक्शन होता है कोई सप्लाई करते हैं, उससे अलग इनका रेवेन्यू आता था, है ना। और इनका देखभाल करने के लिए एक लोहा अध्यक्ष, यानी कि आयरन को देखभाल करने के लिए एक लोहा अध्यक्ष एक बंदा था जो इनको देखभाल करता था। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था मौर्य साम्राज्य के अंदर, और इनकी इनकम पूरी धड़ाम से यूँ बढ़ती थी, है ना। स्टार्टिंग में फुल बढ़ी इनकी इनकम। चलिए क्लियर हो जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम सोसाइटी कैसा था यहाँ पे। सोसाइटी पूरा था इनका वन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में पूरी सोसाइटी को बांटा गया था। ये आपका ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना है, दान दक्षिणा लेना हुआ करता था। क्षत्रिय का काम राजा बनना और देश को सुरक्षा रखना, है ना, यानी कि सब लोगों को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्टिव रखना। एंड वैश्य का काम ट्रेड करना, एंड शूद्र का काम इन तीनों की सेवा करना, शूद्र काम, है ना। क्लियर हो जाता है। ये मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है। चलिए अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे आर्ट और आर्किटेक्चर में सबसे पहले मैगस्थनीज ने जो पाटलिपुत्र के अंदर जो भी भवनें बने हुए हैं, जो भी बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उसके बारे में बताया है, जो उस समय की भव्यता को दर्शाता है कि किस तरीके से वहाँ पे आर्ट का यूज किया गया था, जो कि आज भी लोग उस समय की आर्ट को यूज करके समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो मैगस्थनीज जो पाटलिपुत्र में जो महल है उसके बारे में बताया, प्लस
द अशोकन पिलर एट सारनाथ नियर बनारस, यानी कि जो बनारस के पास जो सारनाथ है वहाँ पे अशोक का जो पिलर मिला है हमें, देख सकते हो आप। अशोका दोस्तों ये जो पिलर मिला है, जिसको आज भी हम नेशनल एम्बल में क्या इसको है, नेशनल एम्बल में यूज करते हैं इसको आज हम, है ना, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर अशोक भाई ये जो है ना, यानी जो अशोक का जो पिलर मिला है हमें, इसी में से हमने क्या लिया है, अपना नेशनल एम्बल, यानी कि जो हमारा जो नेशनल जो हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है, यहीं से हमने वो लिया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर भी हम यहाँ पर लिखते हैं सत्यमेव जयते लिखते हैं ना। तो इस तरीके से मैगजीन ने महल, पाटलिपुत्र में जो महल वगैरह बने उसके बारे में बताया, ये काफ़ी फेमस रहा है ना। उस समय जो अशोका का जो पिलर है, ये अशोक का पूरा पिलर है, ये भाई उस समय बहुत तगड़े रूप में बनाया गया। इन पे आर्ट देखो किस तरह से आर्ट किया गया है, ये एक कला अपने आप में उसमें बहुत सुप्रसिद्ध और फेमस रही। और यहीं से हमने अपना जो नेशनल एम्बलम है, यानी कहाँ से है ना, दोस्तों ये जो राष्ट्रीय हमारा जो चिन्ह है ये हमने यहीं से लिया है। और इस तरीके से ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते। और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य टॉपिक का होता है द एंड। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। वीडियो को जबरदस्त लाइक करना यार, है ना, मतलब जितना हो सके उतना ठोक दो लाइक। फटाफट लाइक करने के बाद एक काम करो, लिंक कॉपी करो, सभी दोस्तों पे शेयर करो, और सबसे ज़्यादा उस बंदे पे शेयर करो जो सोचता था कि मुझे आज तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा या किसी को समझ में ही ना आया हो। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करूँगा, इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, जहाँ तक हो सके। चाहे सीबीएसई में पढ़ते हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, शेयर फेसबुक पर डाल दो, सब जगह शेयर कर दो। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे वीडियोस और बनाओ। तो मैं आपको आगे और चैप्टर्स की ऐसे ही ग्राफिक्स और पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगा, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आने की गारंटी मैं लेता हूँ, टेंशन बिल्कुल ना ले। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट पहले ही देख लिया होगा, तभी आपने इसका सेकंड पार्ट ऑन किया है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हो, ताकि ऐसी वीडियो मिस ना करो। बेल आइकन को ऑन करो। इस टॉपिक का लिंक जो नोट्स है उसको दे दूंगा नीचे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।